तो हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों आप सबका मेजर कॉस्ट के इस एपिसोड में दोस्तों स्वागत करता हूं। राइट, हम एपिसोड की बात करें, हम ये सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आप सबको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि लास्ट वीक हो सकता है सब लोगों का लर्निंग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा हो। दोस्तों चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि पूरा हमारा माइग्रेशन था, राइट, डेटा का। और इसमें मैंने ये देखा कि जो आपका जो 9th ये जो एपिसोड था ना, नो द मेजर कॉस्ट एंड पुटर ऑफ योर इन्वेस्टेड इंडस्ट्रीज, जो अभी आप देख रहे हो ये एकदम सरल है। ए बी उलट सुलट है, राइट, ये कर देंगे सीधा। पर अभी तक क्या था, ए बी सी पी ई के अलावा आपको और भी काफी 9-10 वीडियो इसके अंदर थे। राइट, ये इसलिए था क्यों दोस्तों, क्योंकि जब हमने माइग्रेट किया था तो माइग्रेशन के दरमियान जितनी भी हमने अक्टूबर बैच पास्ट में की थी उन सब के भी माइग्रेशन के दरमियान वीडियो यहाँ पे आ गए थे। तो हुआ क्या, ये हो सकता है अगर आपने ये पूरा सेशन नो द मेजर कोस्ट वाला देखा हो तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि डेटा जिसपे हम बात कर रहे हैं वो पुराने हो। राइट, ये जो डेटा है आपके सामने वो भी थे, पर वो सबके आखिर में थे। आखिर में क्यों थे? क्योंकि मैंने ये फ्राइडे को ही आप लोग को अपडेट करके दिया था। राइट, तो ये हो सकता है दोस्तों बहुत ही कठिनाई रही होगी इस बार लर्निंग में, क्योंकि शुरुआत में दूसरे वीडियो पुराने फिर आपके नए वीडियो, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ऐसे केस में हो सकता है हम लर्निंग में प्रॉब्लम हुआ हो और हम प्रॉपरली जो ईज से सीख सकते हैं दोस्तों वो सीखने में कठिनाई आई हो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगेन एक बार एपिसोड 9 को शांति से गो थ्रू कर लीजिएगा। देखो बहुत ज्यादा नहीं, 19 ए 19 मिनट, बी आपका है, ओके बी तो इधर दिख ही नहीं रहा है, सी 10 19 एंड 29, डी 8 35। तो मुश्किल से ये आपका एबीसीडी होके 40-45 मिनट का हुआ होगा। ऑलराइट, तो 40-45 मिनट्स का मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग इसको री एक बार देखें, क्योंकि इसमें मैंने सब लेटेस्ट डेटा की बात की थी। बराबर है दोस्तों, अभी जो रिजल्ट आए उसकी चर्चा की थी। राइट, तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहूंगा लास्ट वीक के लिए, क्योंकि आपके एफर्ट्स रहे, आपका टाइम बिगड़ा और उसका आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों हमें। ठीक है, आपने 2 साल पुराने लोगों के जो अक्टूबर बैच थी उनके डेटा देखे, राइट, चीज वो ही होती है पर डेटा तो पुराना है, हमें लेटेस्ट डेटा पे सीखना है। राइट, तो ये अब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अब सारी चीजें लाइन अप हो रही है। ऐप पे अभी आप नहीं सीख पा रहे हो, राइट, तो ऐप भी आपकी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ऐप आपकी तुरंत ही शुरू हो जाएगी। मीनवाइल दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो लोग मोबाइल से सीखते थे मोबाइल में इसी का लॉगिन हो जाएगा, मोबाइल फ्रेंडली है उसमें भी सीखिए। बराबर दोस्तों, अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपके सीखने में प्रॉब्लम हुए होंगे, इसलिए मैं ज्यादा ये बैच में 9th में जिनकी बात की थी उसमें इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। राइट, पर कुछ लर्निंग हम लोग जरूर करेंगे। राइट, 9th के बाद एक और एपिसोड हम अगले हफ्ते लेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्या करेंगे पता है दोस्तों, ये जो भी एपिसोड्स हमने की फेयर वैल्यू रिलेटेड 5 6 7 8 9 और अगले हफ्ते का 10, ये पांचों एपिसोड के बाद हम एक हफ्ते की ब्रेक रखेंगे। वो ब्रेक के दरमियान हम शांति से जो नए नए रिजल्ट आ रहे हैं, जो आप सीख रहे हो उसको आप इंप्लीमेंट करो। वो वीक का टाइम होगा तो आपकी पुरानी जो चीज मिस हो गई होगी वो भी दोस्तों आप लोग कवर कर पाओगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मैं आज का सेशन शुरू करता हूं, ये मान के हुए कि हो सकता है इतना प्रॉपर लर्निंग हम लोगों का ना हुआ। राइट, तो नाउ हमारा ये हफ्ते का टॉपिक क्या था दोस्तों? हमारा टॉपिक था हम मेजर कॉस्ट जाने। मेरी जो कंपनी है जिसमें मैंने निवेश किया हुआ है दोस्तों, जो आपकी यहाँ पूरी लाइन लगी हुई है कंपनियों की, राइट, ये सारी कंपनियां जो है उन कंपनियों के सबसे बड़े खर्चे क्या होते हैं ये आपको दोस्तों पता रहना चाहिए। शुरुआत में नहीं पता रहेगा, शुरुआत में आपको ढूंढना पड़ेगा,
पर कुछ रिजल्ट के बाद क्या होगा पता है आपको, पहले से पता होगा। महंगाई बढ़ के आ रही है, पता है भाई इनके प्रॉफिट गिरेंगे, राइट। क्रूड के दाम बढ़ के आ रहे हैं, पता है अल्ट्राटेक के प्रॉफिट गिरेंगे, बराबर। ऐसे आप रिलेट कर पाओगे अलग अलग चीजों को, बराबर। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए दोस्तों। और मेजर कॉस्ट के अलावा हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, अगर ध्यान हो आपको, तो सेगमेंटल रेवेन्यू। दोस्तों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमें पता रहना चाहिए कि हमारी जो कंपनी है उसका बड़ा बिजनेस कौन से सेगमेंट में से आ रहा है, राइट, कहां से आ रहा है। जो सेगमेंट से आ रहा है वही उनका मेन बिजनेस है दोस्तों। दूसरे छोटे मोटे धंधों में कोई फायदे होने से हो सकता है बड़े इंपैक्ट ना आए। ऑलराइट, तो हम शुरू कर रहे। हम अभी जो कुछ कंपनियों के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं उनके पहले रिजल्ट देख लेते हैं, बराबर, ताकि मैं देख सकूं आप लोग 9 मंथ के यानी Q3 के जो रिजल्ट आए, क्या आप उसको प्रॉपरली इनपुट कर सके कि नहीं, बराबर ना। वो तो हमने पिछले हफ्ते से पहले सीखा हुआ था, तो अब तक जो सीखा हुआ था वो आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये वीक जो सीखा है इसको हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे दोस्तों, बराबर। तो चिंता कोई चीज की मत कीजिएगा। सबसे पहले, या वीरेंद्र प्रसाद आपने लिखा है एचडीएफसी में मुझे कुछ क्वेरी है। कोई दिक्कत नहीं वीरेंद्र भाई, एचडीएफसी बैंक का ऑलरेडी रिजल्ट आ गया, तो वैसे भी मैं आप लोगों के साथ एचडीएफसी बैंक तो डिस्कस करने ही वाला हूँ, राइट। और नहीं सर, अगर मैंने आपके क्वेरी एचडीएफसी पे काम किया सर, बैंक पे नहीं, एचडीएफसी पे। हाउसिंग फाइनेंस पे, यस सर। ओके, हाउसिंग फाइनेंस की क्वेरी बताइए सर, क्या क्वेरी है एचडीएफसी में। या मैं ओपन करके रखता हूं एचडीएफसी, या वीरेंद्र जी कहिए सर। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट मोड पे हो, कहिए। हाँ सर, इसमें जो मेरा 2023 के वो कैसे लेंगे सर? उतना मैंने तो कुछ कुछ निकाल दिया, पर ये बराबर है, एस्टिमेट जो है ना 2023 का, जो हाँ सेल्स का मैंने निकाला है। 1 मिनट देखने दो मेरे को। आपने 5% धंधा गिरेगा ऐसा लिखा ये, हुआ है, हाँ सही सर, बात है। यस सर, वो सेल्स का मैं देखे थे वो, बराबर है, यहाँ नहीं ट्रेंड बिल्कुल में सही देखे हुए किया है करें। आप। देखो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस अफेक्टेड था, और अभी जो आपके जो नतीजे थे, जैसे H1 के नतीजे आपने डाले, बहुत अच्छा काम किया है वीरेंद्र भाई, गुड। यस सर, यस देखो इन नतीजों के आधार पे हम पॉजिटिव रह कैसे सकते हैं एचडीएफसी, राइट। सर, यस सर। ये नतीजे क्या कहते हैं कि एचडीएफसी जो कि हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, वहां पे डिमांड में कमी है, राइट। तो ये आपका सेल्स डिक्रीज होके आ रहा है, तो हम यस सर, एस्टिमेट भी पॉजिटिव नहीं ले पाएंगे। सेल्स डिक्रीज हुए, मार्जिन डिक्रीज हुए, सही बात है सर। यस सर, मार्जिन भी आपके नीचे आए हुए हैं, तो मार्जिन में भी यही हाल है। यस तो सर, यस सर। आपके जो एस्टिमेट आएंगे वो इतने अच्छे नहीं आएंगे, राइट। इस साल के मतलब अपने को इस साल प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यस एचडीएफसी सर, के लिए ये जो साल है अभी जो रिसेंट मार्च महीने तक का, ये थोड़ा कठिन है। खाली एचडीएफसी नहीं सर, ओवरऑल ओके सर, हाउसिंग फाइनेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, ओके सर, ज्यादातर हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियों का ग्रोथ इस बार नहीं आया है, राइट। और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस का लीडर है, तो उसकी इफेक्ट हम इधर देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस, राइट। यस सर, आपने सर, -5 किया, बिल्कुल यस सही सर, किया। धंधा आपने कहा कि भाई इनका डिक्रीज होके आएगा, फिर आपने प्रॉफिट को मार्जिन से मल्टीप्लाई किया, ये भी बिल्कुल सही किया, राइट। अब यस। क्या करने का, ये हाँ सर, ये सब ये गाइड फेयर। करेगा वीरेंद्र रवि को, आप में से आप हैंडल्स कर सकते हो। मैं विप्लव दास से थोड़ी देर बाद बात करूंगा, पर उससे पहले वीरेंद्र भाई को कौन गाइड करेंगे कि अभी उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, या एनीबॉडी प्लीज। तो मैं समझाऊं, इससे मैं चाहूंगा कि जिनको आता है आप लोग अगर गाइड कर पाओगे तो बढ़िया रहेगा। सर अब इनको हाँ ईपीएस जी, निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सर, ईपीएस। हाँ हाँ तो ईपीएस के लिए क्या करेंगे अभी राजकुमार जी। सर, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा के। ओके ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, ताली होनी चाहिए सर के लिए, राइट। देखो ये स्टेप भूल जाते बहुत सी बार हम लोग, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू का जैसा राजकुमार जी ने बताया,
मैं फॉर्मूला इनपुट कर रहा हूं कि प्रॉफिट महीने की ना 18% से बड़ा है, पर मुझे ग्रोथ में जानना है 18% से प्रॉफिट आएगा और वो कितना ग्रोथ आएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहा हूं ग्रोथ की, डिवाइड बाय लास्ट ईयर प्रॉफिट माइनस 1। तो मेरा प्रॉफिट -3% गिर के आएगा, ऐसा बता रहे। सही बात है सर? हाँ सर, और यही ईपीएस भी रहेगा हमारा तो मैं -3। यहाँ पे भी -3% लिख दो, राइट? मतलब मैं इस साल के लिए प्रिपेयर हूं कि एचडीएफसी हो सकता है उनके धंधे और प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई ना लगाए, तो सर उनके भाव लाइफ टाइम हाई लगाएंगे क्या? भाव में भी तकलीफ रहेगी, यस सर। राइट? बाजार लाइफ टाइम हाई लगाएगा, पर एचडीएफसी को मुश्किल हो सकता है ड्यू टू दिस डीग्रोथ, राइट? अब -3 हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ सर? कैसे ढूंढे अभी ईपीएस? सर ईपीएस में वही फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो और कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। अब मैं फॉर्मूला में देख रहा हूं, अच्छा इसका नहीं नहीं, नहीं सेल्स वाले का, बराबर? देखो अभी अपन टैली कर लेते हैं। 626 ईपीएस पे आना चाहिए, तो देखो ये ईपीएस पे आ रहा है 125, राइट? इसका मतलब अपना फॉर्मूला सही है। ये डेटा के आधार पे मुझे मेरा एस्टिमेट आ रहा है कि इस साल एचडीएफसी का धंधा गिर के आएगा 1,30,000 करोड़, प्रॉफिट 24,000 करोड़ से गिर के 23,000 करोड़ आएगा। इसीलिए ईपीएस 125 से 121 हो जाएगा, राइट? अब फेयर वैल्यू ढूंढेंगे सर, राइट? सर उसको ईपीएस मल्टीप्लाई बाय ये जो मल्टीप्लाई फॉरवर्ड बाय, ईपीएस आया उसको इंट्रिंसिक बी से मल्टीप्लाई। ओके, ये इंट्रिंसिक पी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, बराबर है सर? अब मैं यहाँ पे फंक्शन F4 का दबा देता हूं ताकि यहाँ 2 डॉलर साइन आ जाए। देखा ना आपने? या डॉलर साइन इसलिए लाया मैं ताकि अगली बार जब मैं कॉपी पेस्ट करूं तो ये स्टैटिक रहे, राइट? अगर ऐसा नहीं पाता है तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, ये पूरी फॉर्मूला की जफा हुई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू, आप कुछ भी कर सकते हो तो भी वही आएगा। 2387 इज योर फेयर वैल्यू, राइट? और अभी आपका भाव चल रहा है 2600, तो फेयर वैल्यू के बिल्कुल करीब प्राइस है। इतना क्लियर है वीरेंद्र भाई? ओके सर, ओके सर। राइट? तो जो देखो राजकुमार जी ने आपको ये डेटा करने में मदद किया है और ओके बिल्कुल सर। सही उन्होंने कहा है। पर इसी सर इसमें प्रकार से अब हम लोग आपको सर ट्रेल ईपीएस का जो निकाल रहे हैं वो ईपीएस और ईपीएस में तो डिफर आ रहा है सर। एक मिनट ये जो देखो, ट्रेल ईपीएस जो निकाले ना एस्टीमेट करके ये वाला, हाँ राइट, तो ये सर देखो हाँ बता देता हूं मैं। जैसे ये आपने ट्रेल ईपीएस निकाला है 83 का, राइट? ओके, ये ईपीएस बराबर नहीं लग रहा है। ईपीएस वैसे है 125 रुपए का पिछले साल, राइट? अभी आपका प्रॉफिट गिरा हुआ नहीं है फिलहाल, तो यस ट्रेल सर। ईपीएस सर 83 नहीं होना चाहिए, ये हाँ सर, वही 125 पर के आसपास। एवरेज रिजल्ट देख के ईपीएस लिखे हुए हैं इसका। हो सकता है देखने में गलती होगा ये हाँ देखो रिजल्ट। क्या करने का, एकदम सिंपल, मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ एचडीएफसी, वैसा राइट? फाइनेंशियल रिजल्ट, ओके। अभी कौन से मुझे देखने? अभी सर Q2 Q1 Q2 Q1, फिर उधर का Q4 Q4 और Q3। यस हो सर। गया ना चार? यस 1 2 3 4, 4 तो यही चार लिए सर आपने? यस सर, यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं ये सितंबर का टैली कर लेता हूँ। सितंबर का डेटा मैंने ओपन किया और ये जो डेटा अभी अपने सामने है ये है अपना यस सर। स्टैंड अलोन, बराबर? यस सर, मैं कंसोलिडेटेड। देखो स्टैंड अलोन में इनका धंधा कितना आ रहा है, इनकी इनकम इनकम आ रही है टोटल कुछ 1.5 लाख जितनी, यस सर। बराबर ना? ओके, सॉरी ये मिलियन में है सर, मिलियन। ओके ओके सर। तो ये 1.5 लाख नहीं हुआ, ये 15,000 करोड़, 15,000 ठीक है। बराबर? तो एक क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू 15,000 करोड़ का आया, राइट? अब ये जो है
ये स्टैंड अलोन इनकम, कंसोलिडेट कर लेना। हाँ सर। मैं कंसोलिडेटेड जाता हूँ, राइट। तो कंसोलिडेटेड में आपका टोटल रेवेन्यू सर कितना आया? सर मैंने इसमें बेसिक ईपीएस का उस तरह से नहीं, ईपीएस इसमें जो दिखा रहा है वही लिए बेसिक इसका। हाँ राइट, पर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है सर? स्टैंड अलोन में 15,000 करोड़, यहाँ पे 44,000 करोड़। सर और अदर से बिजनेस आ रहा है उसका, एचडीएफसी बैंक है और सब भी है उसका। बिल्कुल सही बात बताई सर, उनका और एचडीएफसी सब। बैंक में जो स्टेक होगा उसका धंधा ऐड होगा, लाइफ का होगा, बराबर, यस सर, सही है। यस सर, एएमसी का भी। हाँ सर। या अभी मैं ईपीएस में गया तो सर इधर ईपीएस कितना है? ये सर बेसिक का लिया मैंने 36। 36.06, बराबर। यस सर। ओके, ये सर 24 लिखा है आपने, तो यस सर, है वो ना? सर ये इसीलिए आपने, लगता है गलत आ रहा है। हाँ सर। हाँ ये आपने सब स्टैंड अलोन के डाले होंगे, तो मतलब उनके दूसरे बिजनेस के ईपीएस आया ही नहीं इधर। अच्छा अच्छा सर, ठीक 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 इतना सर, खाली ओके सुधार ओके, मैं हो उसको जाए। करेक्ट कर लूंगा सर। ठीक ठीक, हाँ देखो, ओके। आपसे गलती क्यों हुई पता है? हाँ क्योंकि ये हाँ। अलग प्रकार से नतीजे दिए हुए, हम्म। है ना। नॉर्मल केस में हम कैसे नतीजे देखते थे? बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं यहाँ पे और कोई कंपनी फीड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डीमार्ट में आया, तो डीमार्ट के जो नतीजे इन लोगों ने दिए हुए हैं, ये बिल्कुल सिंपल वे में दिए हुए, 18, 19, 20, 21, 22। और अभी क्वार्टरली देखना है तो मैं ऐसे देख पाऊंगा, सीधे सीधा क्वार्टर देख लूंगा, ये 4 क्वार्टर मेरा काम हो गया, राइट। ओके पर ओके। एचडीएफसी में ऐसा नहीं, क्यों ऐसा सर? कोई कारण या एनीबडी? सर क्यों ऐसे अलग प्रकार से रिजल्ट दिए हुए? सर वो फाइनेंस लाइन का है इसलिए। हाँ नहीं सर, बैंक ऐसा नहीं। बैंक का है। ये न्यू बैंक का फॉर्मेट है उनका रिपोर्टिंग का। क्या सर, किसने बताया? अविनाश जो ये न्यू फॉर्मेट है रिजल्ट। बिल्कुल सही बात है अविनाश जी, ये नया फॉर्मेट है। और देखो, ये नया फॉर्मेट आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल, पर नया फॉर्मेट ज्यादा अच्छा, राइट। तो धीमे धीमे क्या कर रहे हैं ये लोग, जो भी कंपनियों में अभी पुराने फॉर्मेट आ रहे हैं वहां पे भी इसी प्रकार से नए फॉर्मेट हो जाएंगे। नए फॉर्मेट के फायदे अनेक, हमें इसी डेटा में बैलेंस शीट भी दिख जाती है, जबकि वो जो हमने नॉर्मल स्पेशल जो डीमार्ट वाला देखा उसमें अपने को नहीं दिख रही थी बैलेंस शीट, राइट। तो ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है, राइट। देखो यहाँ पे दिख रही है आपको बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आ गई। अभी आपको असल में बैलेंस शीट देखने के लिए किधर जाना पड़ता था? फिर वो कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट में जाएंगे ना, उसमें से अपन सब ढूंढेंगे। अभी नए फॉर्मेट में आपको बाहर ही ये लोग बैलेंस शीट दे रहे, तो इंप्रूवमेंट पे है, सो गुड, राइट। थोड़ी तकलीफ पड़ेगी आपको डेटा समझने में, बराबर, ओके। सो क्लियर सर, ये एचडीएफसी आपका काम, बराबर। अभी इसको थोड़ा प्रॉपर वे में आप कर लीजिएगा, बराबर है। और फिर भी कोई तकलीफ हो तो अपन नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब आप मेरे को बताना, राइट। साथ में विप्लव दास जी ने हैंड रेस किया हुआ था, कहिए सर। सर एक और क्वेश्चन था सर इसमें, एचडीएफसी में। ओके, 2 मिनट विप्लव जी, हाँ कहिए विप्लव जी। ठीक है सर। या सर कहिए ये सर। जो मैंने ये जो हाई प्राइस का जो निकाला है सर मैंने कि इसका इतना होना चाहिए हाई प्राइस का एस्टिमेट, मतलब कहाँ पे? कितने टाइम्स का हाई प्राइस लिखे हुए हैं सर इसमें, मैंने नीचे नीचे ये वाला हाँ पिंक हाँ, कलर ये में। वाले सब हाँ प्राइस, जो इसमें कितने टाइम्स का मल्टीप्लाई करना है, ये वाला जो लेने के लिए ऊपर 3 लाख ये जो आया देखने के सर, लिए। ये मैंने 100 करके किया है सर। ये जो बोनस और स्प्लिट करके कितने टाइम्स करना चाहिए एक्चुअल में, बराबर, कोई बात नहीं, देखो जानने देख के। लेते हैं। ये हाँ, दो इसके लिए मैंने क्या 2 बार करने का? स्प्लिट हुआ है और 1 बार बोनस हुआ है सर। बराबर, कोई बात नहीं। देखो मैं ये डेटा लेता हूं, अभी 2001 से डेटा ले रहा हूं, राइट। क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं 2001 में इनका इक्विटी कितना था। कितना है इक्विटी? 120 करोड़ का। अभी इक्विटी 363 करोड़ का है, राइट। तो इक्विटी काफी बढ़ा हुआ है। 120 करोड़ का इक्विटी था, ईपीएस इनका 20 रुपया था, और 20 रुपए के समय पे इनका प्रॉफिट था 474, राइट। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, 450 करोड़ के प्रॉफिट पे 20 रुपए का ईपीएस, इतना क्लियर है? यस सर, यस सर। राइट, ये रिलेट हम कर पा रहे, बराबर। तो उसी प्रकार से अब मैं देखूंगा 20,000 करोड़ पे कितने का ईपीएस होना चाहिए, राइट। ओके सर। तो मैं इधर गिन लेता हूं, इज इक्वल टू 2442 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय
474 कितना आया सर ईपीएस? उसमें तो है ये रहा 995। असल में अभी कितना ईपीएस है? 125 125। तो ये कितना ज्यादा हुआ सर रियल ईपीएस से? 10 8 9 यानी इसने जो कुछ बोनस स्प्लिट किया है अंदाजे से, ऐसा नहीं एकदम परफेक्ट होगा, पर आपका Yes, sir. अंदाजे से ये 8 गुना ईपीएस का होना चाहिए था रियल सेंस, राइट? तो Okay, आपके sir. जो भाव है वो आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करने सर, कितने से कितने करने से? पड़ेंगे? कितने से? 8 से, ओके सर। राइट? तो ये आपका रियल प्राइस हुआ। अगर ये स्प्लिट बोनस नहीं किया होता तो ये 3000 भाव नहीं होता, 25 Okay. से 15,000 ओ रुपया अच्छा अच्छा भाव। अच्छा ओ अच्छा 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 मतलब ईपीएस के थ्रू उस ईपीएस से रिलेट करके ही उसका भाव हाँ, निकालेंगे। बराबर है, राइट ना? क्योंकि हमको तो सिंपल यही जानना है कि भाई इतने प्रॉफिट पे इतना ईपीएस, तो फिर वो तो रिलेट होना ही चाहिए ना, अच्छा 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 राइट? अगर ये जैसे यहाँ पे 474 करोड़ पे 20 है, तो जब मेरा प्रॉफिट 4740 करोड़ होगा तो ईपीएस 200 रुपया हो जाना चाहिए। हाँ एक 200 होना लॉजिकल चाहिए। हाँ बात, राइट? हम्म। ऐसे सर देखिए, ये 8 कैसे आया? 8 आपने किस बेसिस पे लाए? ये किया ना सर, देखो 2440 अभी के प्रॉफिट को मैंने अपने नहीं स्कूल में पढ़ते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नहीं ये तो ठीक है, मैं वो 2442 8 मल्टीप्लाई की बाय बात। पुराना ईपीएस डिवाइड बाय पुराना प्रॉफिट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। सर ये तो समझ आ गया, ये 8 जो आपने लिखा है ये कैसे आया? हाँ अच्छा, ये 8 मैंने डिवाइड किया ना। देखो मैं जानना चाहता हूं कि अभी ईपीएस 125 है, पर ये रियल नहीं क्योंकि स्प्लिट बोनस हुआ है, रियल 995 है, तो वो कितना ज्यादा है रियल ईपीएस से? तो मैंने इज इक्वल टू 995 डिवाइड बाय अभी जो ईपीएस मुझे दिख रहा है आफ्टर स्प्लिट एंड बोनस, वो किया तो आ गया ना ये 8 सर। अच्छा ठीक मतलब है। 8 गुना ईपीएस होना चाहिए था, पर क्यों नहीं है? बोनस स्प्लिट की वजह से। क्लियर सर? ओके सर क्लियर। और या एक और लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो डिविडेंड जो मैंने परसेंटेज मतलब लिया हुआ है सर रिजल्ट से, तो हाँ ये क्या दिखाता है सर? इतना परसेंटेज जो दिखा रहा है वो तो कितना डिविडेंड होता है ये सब? सर, ये ये नहीं समझ में परसेंटेज आया कहाँ से लिया है आपने? सर। वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहीं से थ्रू लिए हुए हैं सर। ये मत लो सब सर, ये कोई काम का नहीं है हमारा। अच्छा ये कोई गान मैं वो ये देखने के लिए उनके काम का है जो आईपीओ के समय से शेयर लेके बैठे हुए, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। उनके अच्छा लिए है अच्छा ये 1500 डिविडेंड, हम क्या करेंगे? अच्छा सर अच्छा हमने 2010 में ली, हमने 2015 में लिए, तो हमें देखना है मुझे कितना मिलेगा डिविडेंड, राइट? ओके ओके ऐसे सर। फर्ज कीजिए एचडीएफसी मेरे ख्याल से अंदाजे से 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट? अच्छा तो इसने अच्छा पिछले साल 125 मल्टीप्लाई बाय 50% इतना डिविडेंड दिया होना चाहिए, 62 अच्छा अच्छा तो मुझे तो यही देखना है ना कि भाई मेरे तो अगर मैंने मान लो 1000 रुपये में ये शेयर लिया हुआ है, मुझे 62 रुपया डिविडेंड आ रहा है, तो ओके मेरे लिए उतना परसेंटेज हुआ। ये 1500 मेरे काम का नहीं, ओ ये अच्छा फिक्स अच्छा वैल्यू अच्छा से गिनते हैं, मालिकों के लिए हुआ ये, बराबर हाँ सर? सर। तो ओके इसको ओके सर। नजरअंदाज कर दीजिए आप। ओके सर ओके ठीक ठीक। ओके, अभी मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, देखो हम आगे तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन क्या होता है ना, बहुत बार पहली चीज देखो आपकी कोई भी क्वेरी रहनी नहीं चाहिए, राइट? पर उसके साथ हमें ये भी देखना है कि सबकी क्वेरी क्लियर हो। तो मैं चाहूंगा एक एक करके क्वेरी पूछे, मतलब जब भी कोई क्वेरी है आपकी एक क्वेरी क्लियर कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे की क्वेरी पे। अभी भी आपकी क्वेरी रह गई है, नो नीड टू वरी, अगेन हैंड रेज कर दो, जितनी बार हैंड रेज आएंगे हम हर बार बात करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं, राइट? लेकिन ओके सर चिंता क्या ओके होती ओके है, ओके रह ना जाए किसी की क्वेरी, बराबर ना ओके वीरेंद्र सर भाई? ओके। ओके, तो मैंने और हैंड रेज देखा था बिप्लब जी का, तो बताइए बिप्लब जी क्या क्वेरी सर है? हाँ सर जी, थोड़ा डेल्टा में जाइए ना सर, डेल्टा। डेल्टा, एक ही मिनट, नतीजे डाल दिए क्या सर आपने? सर पूरा कंप्लीट नहीं है। ओके, राइट सर, कहिए। सर और थोड़ा सा राइट जाना पड़ेगा, कॉलम कॉलम एस एस में सर, कॉलम एस में। अच्छा हाँ, ये आ गए अपन एस में। सर इसमें थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी फेस की, जैसे नीचे वाला जो टेबल में है प्रॉफिट, प्रॉफिट जैसे सर एच बराबर बराबर, समझ एच गया वन सर। का
इसी वाला डाला सर, इसमें H1 22 में -51 था और 23 में 125 है, उसका डिफरेंस बराबर, जो फॉर्मूला निकाल लो, ये माइनस दिखा रहा है, माइनस तो इसे प्लस होना चाहिए ना सर ये। प्लस होना चाहिए, लेकिन देखो जब भी कोई भी एक डेटा में नेगेटिव साइन हो तो आपको ये ग्रोथ प्रॉपर नहीं बताएगा सर, राइट। मतलब नेगेटिव डेटा जब आया है तो उसका ग्रोथ नहीं लेने का सर, अच्छा बराबर। यहां नेगेटिव हो तो भी नहीं, इधर नेगेटिव हो तो भी नहीं। जब नेगेटिव आया मतलब आपको ग्रोथ वो बता ही नहीं सकता है, वो गलत ग्रोथ बताएगा, जी बराबर सर। तो इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, ये सोचो ही नहीं कि ये घटा है या बढ़ा है। डिलीट कर दूं सर मैं इसको, ठीक है सर। ये काम का नहीं है कोई, राइट। हमें इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि डेल्टा कॉर्प पिछले साल के 6 महीने में 50 करोड़ की नुकसानी में था, ये साल के 6 महीने में 125 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ऐसा क्यों हुआ है डेल्टा कॉर्प में? सर कोविड के लिए ये सब ये था। कोविड की वजह से, बिल्कुल सही बात है। ये समय पे देखो धंधा ही नहीं था, खाली 150 करोड़ का टर्नओवर, राइट, ड्यू टू कोविड वेव 2, राइट। और ये जी। समय पे 550 करोड़ का टर्नओवर, तो ये तो ऑब्वियस बात है इनका प्रॉफिट बढ़ के आना ही था। मतलब ये देख के खुश नहीं हो जाने वाओ क्या प्रॉफिट आया, ये तो आना ही चाहिए था, बराबर का नहीं, ये कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए, जी बराबर विप्लव जी, जी सर, क्लियर इतना? एक क्लियर ये सर। आपने इनके 9 महीने के रिजल्ट डाल दिए सर? नहीं नहीं डाला सर, डालेंगे सर, डाल टाइम नहीं दीजिए, मिला डाल सर। दीजिए, तो थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हमको ये जानना है कि डेल्टा को जो, देखो इसने 6 महीने में 550 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है, और इस साल कोविड था सर, जी इस साल कोविड था? हाँ, नहीं हाँ? इस साल कोविड नहीं था। नहीं था, बराबर। हम्म, तो इनका हाईएस्ट टर्नओवर कब था और कितना था? इधर 2019 में दिख रहा है ना सर? जी सर। या देखो इनका हाईएस्ट टर्नओवर 2019 में था 850 करोड़ का, प्रॉफिट 200 करोड़ का किया था। तो अब हमारे सामने एक सवाल होना चाहिए कि क्या 2023 में ये लोग 850 करोड़ के अपने लाइफ टाइम हाई टर्नओवर को पार कर पाएंगे कि नहीं? इसी के साथ दूसरा सवाल, उन्होंने 200 करोड़ का लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट किया था, 196 करोड़, क्या ये लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट पार होगा? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, तो अच्छी बात है, तो आपको शेयर बढ़िया चलना चाहिए, राइट। 6 महीने में कंपनी का 125 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, बराबर। जी अभी 9 मंथ के नतीजे आ जाएंगे तो एकदम हाई क्लियरिटी हो जाएगी क्या होने वाला है डेल्टा में, सर इसके बराबर है? नतीजा आ गया, सर आ आ गए गया हैं सर, सर। नतीजा आ गया सर। हाँ तो पूरा डाल देना आप। सर मैंने अपडेट कर दिया डेल्टा कॉर्प में, देखो आप। सर एक ये ऑलरेडी जो है हाई दे चुका है, हाईएस्ट सेल्स और हाईएस्ट प्रॉफिट दे चुका है एक ऑलरेडी। किधर है सर? डेल्टा कॉर्प के सीट में ही है सर वो। ये विप्लव दास की शीट है, उसी में? हाँ उसी में अपडेट कर दिया मैंने, चेंज कर दिया ओके मैंने। ओके ग्रेट। कहाँ पे है सर? ये वो नीचे? वो ऊपर ऊपर ही है सर, वो अपना एस्टिमेशन का शीट है ना, टेबल है ना, हाँ उसी में देखो एम एन कॉलम है, N6। अच्छा, ओके, ये जो डेटा है, हाँ राइट राइट, ये आपने सर 9 मंथ के डेटा डाल दिए, बराबर ना? हाँ मतलब आपने प्रेडिक्शन के डेटा डाल दिए, राइट। हाँ प्रेडिक्शन क्या कहता है कि उनका जो टर्नओवर है वो 100% ग्रोथ में है, पिछले साल के मुकाबले डबल हुआ है, राइट। ये आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया है, 51% का ग्रोथ तो मिनिमम आना चाहिए, राइट। अब प्रॉफिट के जो मार्जिन है ये इनके अभी 26% के आए, राइट। कैसे मार्जिन है इनके ओवरऑल? बहुत कम है सर, 4-5% है कुछ। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म। हाँ लॉन्ग टर्म सर इसलिए है क्योंकि बहुत सी बार गिरे हुए मार्जिन है, पर जब हम इनके लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे मार्जिन भी वैसे होने चाहिए, बराबर। उस जी समय जो थे 24%, तो आपके मार्जिन देखो सुधर के आए हुए 26% के मार्जिन है। आप अगर यहाँ पे 25% भी उम्मीद करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो मार्जिन को बहुत घटाने का नहीं, क्योंकि मार्जिन में इतने बड़े चेंजेस जैसे सेल्स और प्रॉफिट में आते हैं वैसे नहीं आएंगे। मार्जिन धीमे धीमे साथ में चलेगा, चेंजेस आएगा तो वो भी साथ में रहेगा, बराबर। 25% का एस्टिमेट। अब इधर क्या करने का, सेल्स का एस्टिमेट कर दिया आपने, प्रॉफिट को आप 25% के हिसाब से लोगे, मतलब आपकी उम्मीद है 250 करोड़ के
आएंगे प्रॉफिट। ये कितना ग्रोथ हुआ? 262%, राइट, 245 करोड़। और ईपीएस कितना आ रहा है आपका? 3 के बदले 9 का। इनका लाइफ टाइम हाई ईपीएस था 7 रुपए का, बराबर है, राइट। और आपका फेयर वैल्यू आ रहा है 364, ओके। मीडियन आपका 40 है, ग्रेट, राइट सर, बराबर किया है सर आपने काम। सर ईपीएस लॉन्ग टर्म में सर कम क्यों आ रहा है सर? 25 नहीं, ये नहीं हो सकता है। देखो ये गलती हुई है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में हम एस्टिमेट कैसे ले रहे हैं, जैसे ये 898 करोड़ आपने डाला है, आपने लॉन्ग टर्म का ग्रोथ कितना डाला? 11%। 11%। देखो अगर 11% का ये ग्रोथ करता है तो पहली बात हम पैसा ही नहीं लगाएंगे इधर, जी क्योंकि 11% कुछ भी नहीं, बराबर कि नहीं? जी अब 11% ये विप्लव भाई क्यों बता रहा है? कोविड की वजह से। ये जो आपने कोविड में इनके धंधों को गिरते देखा ना, इसलिए। तो आपको ये रियल डेटा नहीं मिलेगा ऐसे। आप अगर 11% मतलब मीडियन लेके चलोगे, एवरेज लेके चलोगे, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्री कोविड ही डेटा ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा? जी, प्री कोविड। सिर्फ और सिर्फ प्री कोविड के हिसाब से चलो। ये आपने जो 5 साल का डेटा निकाला है, इसमें देखो कोविड के बाद का अफेक्टेड आ गया। प्लीज सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना ऐसी कंपनी को, राइट, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हमें बहुत सी चीज सिखा सकते हैं, राइट। ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये हर एक कंपनी में नहीं होगा इतना मुश्किल। पर आप लॉजिक समझो कि ये जो कोविड आया, ये कंपनी की गलती है? नहीं क्या ये कोई इंडस्ट्री की गलती है? नहीं सर। नहीं, ये तो एक नॉन सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं इसको। ऐसा कुछ अचानक आया जो हम सबको पता नहीं है, तो इसमें इंडस्ट्री भी कुछ नहीं कर सकती। हम नहीं बोलेंगे इंडस्ट्री खराब है, हम ये नहीं बोलेंगे कंपनी खराब है, बराबर। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम अचानक आया, तो हमें वो प्रॉब्लम से पहले का ग्रोथ देखना, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 807 से करना पड़ेगा, ऐसे 5 साल, ठीक है, राइट। समझ गया सर। 10 साल में भी ये करो, 15 साल में भी ये करो, इससे आपके एस्टिमेट बढ़ जाएंगे, बराबर सर। करेक्ट सर, अभी हाँ, डाउट इसको क्लियर कर हो लेना, गया अपन इसके ऊपर नेक्स्ट वीक बात करेंगे, सर। कर बराबर। लेंगे सर, कर लेंगे क्या? हाँ सर। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो आप लोगों की क्वेरी अलग अलग आए, उससे पहले मैं आपको 1-2 एग्जांपल बता देता हूँ, फिर मैं आपकी क्वेरी लूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो क्वेरी हो उसकी हम बात ही करने वाले, राइट, एग्जाम्पल में। तो हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद भी क्वेरी होगी, डेफिनेटली अपन क्वेरी पे बात करेंगे, बराबर। अभी कौन से रिजल्ट आ गए? यस प्लीज, किस किस को पता है बताओ चैट में मेरे को। कौन सी कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट आ गए हैं 9 डीमार्ट। महीने के? कौन से? डीमार्ट। डीमार्ट, फिर काफी कंपनी के आए, डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के आ गए, सही बात है। देखो निकुंज भाई ने एचडीएफसी बैंक लिखा, इनके आ गए। सचिन भाई यस टीसीएस के आ गए, राइट। तो ये रिजल्ट की सीजन है, और देखो हम अगर सीखते हैं, क्या आईसीसीजीआई के आ गए, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हम लोग है ना थियरी सीख सकते हैं, हमने कोई थियरी सीखी ना, मजा आ गई ना, फिर ओके खुश हो गए, फिर कुछ काम लगेगी नहीं। पर अगर वो थियरी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का मौका भी मिलता है ना, तो उससे लर्निंग जबरदस्त मिलती है। ऐसी लर्निंग की थियरी सीखे, तुरंत उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया तो हजारों प्रॉब्लम आएगी, और वही प्रॉब्लम से सीखने को मिलेगा। तो इतना बढ़िया मौका है दोस्तों हम सबके पास। हमने अभी लेटेस्ट ट्रेंड कैसे ढूंढना सीखा, और देखो यही हफ्ते में नतीजे आ रहे, राइट। तो आपका जो लर्निंग है ये बिल्कुल सही टाइम पे है, ये चमक देगा हमारी लर्निंग। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपके डेटा, आप ही के स्प्रेडशीट में, मैंने यहाँ पे देखो दिख रहा है सबको, मैंने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अपडेट किए हैं, डीमार्ट के रिजल्ट अपडेट किए हैं। मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी इसलिए शेयर किया था ताकि आप लोग उसको थोड़ा एनालिसिस भी कर पाओ, राइट। देखते हैं, ये दोनों कंपनी के नतीजे मैंने देख ही लिए हैं, इनको एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे, राइट। और टीसीएस का देखने दो, ये टीसीएस मैंने कौन सा वाला डेटा लिया हो,
H1 वाला है कि लेटेस्ट जो भी 9 मंथ के आए? ओके 9 मंथ, ये तो लेटेस्ट ही था बराबर ना, तो उसकी बात हमने लास्ट वीक ऑलरेडी कर दी। तो अभी अपन कौन सी बात करेंगे? एचडीएफसी बैंक एंड डीमार्ट। मैं यहाँ पे पहले एचडीएफसी बैंक के डेटा ओपन करता हूँ, ध्यान से देख लेना दोस्तों सब, हाँ एकदम प्रॉपर वे में। ओके, या सुधीर भाई इन्फी के भी नतीजे आ गए बराबर। अब जब टीसीएस के नतीजे आए तो अंदाजा ले लेने का इन्फी के कैसे आएंगे, विप्रो के कैसे आएंगे, थोड़ा बहुत फर्क होगा क्योंकि इंडस्ट्री एक है। मैनेजमेंट पे जाएगा कि नतीजे कैसे आए, राइट? क्या वो ऐसे चैलेंज वाले समय में भी धंधा कर पाते, चैलेंज वाले समय पे प्रॉफिट कर पाते, ये देखना है हम सब, राइट? एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए, इसको टैली कर लो। आईसीसी के भी कुछ ऐसे आएंगे, कोटक के आएंगे बराबर। तो कभी भी कोई एक कंपनी के नतीजे दूसरी कंपनियों को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है बराबर है। आपने देखा होगा बहुत बार, एक कंपनी के नतीजे आए और वही सेक्टर की दूसरी कंपनियां दौड़ने लगेगी या टूटने लगेगी, क्योंकि इन्वेस्टर को अंदाजा आ जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम नया आया है, अपनी कंपनी में भी आएगा, दोनों एक ही सेक्टर के हैं, या ये बढ़िया ग्रोथ आया है मेरी कंपनी में भी होगा। फिर ऐसा भी हो सकता है जब रिजल्ट आए तब मान लो फायदा हुआ ही नहीं तो आपका शेयर गिर जाता है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर ने अच्छी कंपनी के डेटाबेस से दूसरी कंपनी को भी प्रीजज कर दिया कि इसके नतीजे मस्त आए, मेरी भी कंपनी के मस्त आएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है? रिजल्ट के आने के बाद वो शेयर गिरता है, राइट? एचडीएफसी की हम बात करें, देखो सिंपल, आप लोग जो सीखे हो वही मैंने यहाँ पे किया है। मैंने यहाँ पे पूरा पास्ट डेटा डाल दिया, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एवरीथिंग, राइट? अब देख सकते हो कितना बढ़िया ग्रोथ है इन लोगों का लॉन्ग टर्म का, वंडरफुल ग्रोथ, वेरी गुड मार्जिन, अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिटेबिलिटी, कभी भी लॉस नहीं किया है। इसीलिए ये वो कंपनी है जो एक समय पे 40-50 रुपए की थी, आज आप उसको 40,000 के भाव पे भी देख रहे हो, एक्स एंड बोनस, राइट? एवरीथिंग इज गुड। पर पिछले जो साल है, करंट ईयर यानी लास्ट ईयर, मुझे यहाँ पे लास्ट ईयर अब लिख लेना चाहिए, राइट? चलो लास्ट ईयर, पिछला साल सेल्स ग्रोथ 8% का था, राइट? क्या लगता है आपको, मैच कर रहा है पिछला साल और उसका जो हिस्ट्री है ये दोनों? यस प्लीज, मैच नहीं कर रहा ना? कितना बढ़िया ग्रोथ होता है उनका। पर देखो पिछले साल एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ अच्छा नहीं था। एचडीएफसी छोड़ो, जो मेजॉरिटी ऑफ द बैंकिंग, मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंस कंपनीज के ग्रोथ गिरे हुए थे, क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ का प्रॉब्लम था, मतलब लोग लोन नहीं ले रहे थे, तो इसकी इफेक्ट बैंक और फाइनेंस की डिमांड भी थी, जो हमने एचडीएफसी बैंक में देखी। सिर्फ 8% का ग्रोथ, नॉट अ गुड ग्रोथ लास्ट ईयर। प्रॉफिट इनके अच्छे थे, कम धंधा होने के बावजूद इनके मार्जिन लाइफ टाइम हाई थे, अब देख रहे हो, इसीलिए प्रॉफिट अच्छे आए। पर इन्वेस्टर है ना, होशियार होते, वो ये खाली प्रॉफिट नहीं देखेंगे, उनको पता है भाई ये तो तुम्हारी होशियारी से प्रॉफिट आया है, पर धंधा तो मंदा ही है। तो इन्वेस्टर उल्लू नहीं बनते, उनको पता है इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, राइट? धंधे नहीं है, प्रॉफिट अच्छे आए चलो एंजॉय करेंगे, अच्छा डिविडेंड लेंगे, पर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे ये समय इंडस्ट्री पे, राइट? और आपको यही चीज यहाँ पे ट्रेंड में नजर आएगी, पिछले साल 8%, राइट? तो नॉट अ गुड ग्रोथ। फिर जैसे जैसे क्वार्टरली हम आगे बढ़े, आप देख रहे हो, देखो डिमांड बढ़ती गई, दिख रही है दोस्तों आप लोगों को? कैन यू सी हियर? 8 की 14, 14 की 16, तो ये बताता है कि धीमे धीमे क्रेडिट ग्रोथ एचडीएफसी बैंक का सुधर रहा है। अब ये हकीकत नहीं, अगर मैं ये कहूं दोस्तों एचडीएफसी बैंक के धंधे सुधर रहे, नो, ये हकीकत की बात नहीं होगी, ये गलत बात होगी। सही बात क्या है? इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है, जिसका फायदा एचडीएफसी बैंक को भी मिल रहा है, राइट? तो Q1 से आप देखोगे ज्यादातर बैंक और फाइनेंस कंपनी के ग्रोथ में धीमे धीमे बढ़ोतरी आने लगी। तो 14 का 16, राइट? और अभी कितना आया 9 महीने में दोस्तों? व्हाट इज द करंट सेल्स ग्रोथ ऑफ एचडीएफसी बैंक? 19,
तो मुझे ये ग्रोथ देख के हैप्पी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, बताओ? हैप्पी। हैप्पी। Happy. ये हमने उम्मीद किया था, उससे कम डिमांड नहीं आई, राइट? बल्कि हम अलग अलग इकोनॉमिक डेटा जब देखते थे, आरबीआई ने जब बताया कि भाई ग्रोथ बहुत अच्छा है, अभी 9 क्वार्टर में से सबसे बढ़िया ग्रोथ अभी इस बार आया है, तो अपने को समझ जाना चाहिए कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, मतलब हमारी बैंक को फायदा होगा, और वो हुआ। ऑलराइट, सो यस, योर बैंक वाज विथ वेरी गुड डिमांड 19%। प्रॉफिट देखने का नहीं, सीधा हम लोग चले गए मार्जिन और एनपीए पे। बैंक में एनपीए देखते, राइट? 1.2, 1.3, 1.2, मतलब एनपीए बराबर कंट्रोल में आती जा रही, कोई चिंता नहीं है। मार्जिन आपके 21.7 थे, 22.3 हुए, 22.6 हुए, मतलब कोई मुझे यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है क्या मार्जिन में? क्या मार्जिन डिक्रीज होके आ रहा है दोस्तों? नहीं, ट्रेंड क्या कर रही है? पॉजिटिव है, मार्जिन भी मेरे ऊपर के आ रहे हैं। तो मार्जिन के हिसाब से अब मैंने अंदाजा क्या लगाया, मेरा धंधा इस बार 20% से बढ़ेगा। प्रॉफिट का अंदाजा अपन ले नहीं सकते, तो मैंने इधर मार्जिन डाल दिए थे, राइट? और मार्जिन के हिसाब से मेरा धंधा भी 20% से बढ़ेगा, प्रॉफिट भी 20% से बढ़ेगा। ऑलराइट, और ईपीएस तो प्रॉफिट जितना ही होता है, तो मैंने ईपीएस भी 20% डाल दिया। करेक्ट? यहां तक सही जा रहा हूं, राइट? ये मेरा एस्टिमेट हो गया। ये एस्टिमेट के हिसाब से इस बार एक लैंडमार्क धंधा आने वाला है एचडीएफसी बैंक का। और वो कौन सा लैंडमार्क पार करेगा पता है? बताओ, व्हाट इज द लैंडमार्क विच एचडीएफसी बैंक इज गोइंग टू सी दिस ईयर? ये बड़ा लैंडमार्क है दोस्तों। मैं करीबन 2010 से कह रहा हूं कि इंडियन बैंक, हम प्राइवेट बैंक देखेंगे इंडिया में जो 2 लाख करोड़ का धंधा करेगी। और यस, हम इसी दशक में इंडियन प्राइवेट बैंक देखेंगे जो 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी। धंधे पे तो देखो ये लोग पहुंच जाएंगे इस साल। तो ये बड़ा लैंडमार्क है हमारी इंडियन कंपनी की, इंडियन प्राइवेट बैंक पे। कहा अभी शुरू हुई थी 2 दशक पहले, और ये लोग 2-2 लाख करोड़ पे पहुंच गए। ग्रेट। प्रॉफिट 45,000 करोड़। जस्ट इमेजिन, ये 50,000 करोड़ हो जाएगा। मतलब अगर ना ईयरली में और मार्जिन और डिमांड सुधर के आई तो ये इसी साल हो सकता है, पर वो ओवर एस्टिमेट होगा दोस्तों, राइट? हम ये तो उम्मीद रख सकते हैं कि ये नियर टर्म में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट पार करेगा, जो अभी इंडिया में खाली एक कंपनी कर रही है, रिलायंस। बाकी इंडिया में कंपनियां नहीं है 50,000 करोड़ के प्रॉफिट वाले। ईपीएस 83, मेरा फेयर वैल्यू 1800 आया। क्लियर है? भाव कितना है दोस्तों अभी? 1600 रुपया, राइट? फेयर वैल्यू कितना है? 1800। मतलब भाव फेयर वैल्यू से भी नीचे है। तो दिस इज राइट और रॉन्ग दोस्तों? भाव फेयर वैल्यू से नीचे है, तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, राइट? हमें एचडीएफसी सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक नेगेटिव बात भी बता दूं दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखने की। नेगेटिव बात क्या है कि ये मार्च के बाद, मतलब अगले क्वार्टर 1 में क्या होने वाला है? एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगा। तो अभी हमको दोनों के नतीजे ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि अभी अलग है, पर ये डेट उन्होंने डिसाइड कर दी है, फिक्स है कि 25 शेयर पे अपने को मिलने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर। तो मतलब अब एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक बोथ आर सेम। एचडीएफसी फेयर वैल्यू पे है, सस्ता है, बढ़िया ग्रोथ है। पर अभी आप लोगों ने एचडीएफसी के डेटा देखे, हाउसिंग फाइनेंस के, वो कैसे थे? यस प्लीज। अच्छे थे, बुरे थे? म्यूटेड थे। एक मिनट, किसने बताया म्यूटेड थे? राजकुमार जी, आपने कहा सर? जी सर। नहीं सर, देखो, हकीकत एक्सेप्ट कर लेने की। म्यूटेड का मतलब ये हुआ सर, अगर ये ऐसे धंधे आएंगे ना 7-8% के, तो हम कहेंगे म्यूटेड है। पर ओके। एचडीएफसी के केस में आपने देखा होगा नेगेटिव ग्रोथ था, तो वो म्यूटेड नहीं है सर, वो ओके। बुरे रिजल्ट है, राइट? अपनी ही कंपनी है, पर यस, जो चल रहा है सिनेरियो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा यस, हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे अच्छे नहीं है।
तो आपको HDFC बैंक में HDFC की भी झलक मिल रही है। HDFC चलता जाएगा, HDFC चलेगा नहीं मान लो पूरे नतीजों की वजह से, तो फिर ये बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि Q1 में तो मर्ज हो जाएगा। तो दोनों को हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। ये ऊपर जाएगा तो HDFC नीचे खींचेगा, दूसरा HDFC नीचे जाएगा तो HDFC बैंक उसको ऊपर खींचेगा, बराबर है। तो अब ये दोनों का तालमेल वाला काम चल रहा है। इसी वजह से अभी आपको ये फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, राइट। 1800 रुपया भाव का फेयर वैल्यू और अभी इसका प्राइस है 1600 रुपया। दूसरी एक चीज यहाँ पे देखनी चाहिए दोस्तों, राइट, गौर से देखना। 1600 रुपया प्राइस है और मुझे ईपीएस इस साल कितना मिलने वाला है, कितना लिखा है मैंने, 83। अब ये ट्रेल ईपीएस नहीं है, ये पिछले साल का ईपीएस नहीं है, ये फॉरवर्ड ईपीएस। मतलब ये साल का क्लोजिंग में 83 से देखो, देख लो यहाँ पे क्या 83 का क्लोजिंग है। ये साल अपन ने यही एस्टिमेट किया है ना, 83, राइट। 83 रुपए के हिसाब से द मैजिक, मैं 1600 रुपया भरता हूं एक शेयर लेने में, मुझे 83 रुपीज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 5.2% ब्याज मिल रहा है, राइट और रॉन्ग? हाँ एवरीबॉडी, राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट सर, राइट। HDFC बैंक की एफडी लूंगा तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा वो एफडी पे? अब तो बढ़ गई है, 7 हो गई है, 7 के आसपास। 7%, 7% ब्याज मिलेगा, पर वो स्टैटिक है, वो 60% ही रहने वाली है। इधर मेरे को ईयर 1 से पहले साल से मैं जो पैसा लगा रहा हूं उस पर सीधा 5% मिल रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी यील्ड हुई। मैंने ऐसा नहीं देखा है जनरली, नॉर्मल केस में यील्ड 2-3% होती है, 3% को हम अच्छी यील्ड बोलते हैं, क्योंकि 4-5 सालों में ये हो जाती है 8 से 9% आपके धंधे बढ़ने से। कि आज ही से 5% है तो यस हम कह सकते हैं HDFC बैंक बड़ा ही सस्ता मिल रहा है। अगर इन दोनों का मर्जर नहीं अनाउंस किया होता तो ये HDFC बैंक लाइफ टाइम हाई लगा चुकी होती कब की। बट इट्स ऑल राइट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, शांति से चले, नो प्रॉब्लम, मर्ज होने के बाद चलेंगे, राइट। पे रेशियो देख लो इसका, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है। कंपनी का जो पी है वो कितना है, 19 का। एवरीबॉडी क्लियर? 19 का पी कैसे आया? प्राइस 1500 भरने पे 83 मिल रहा है, मतलब मैं 19 गुने भाव पे ले रहा हूं। दोस्तों जितना पी हो उतना ग्रोथ तो मिलना चाहिए, राइट। अभी ग्रोथ कितना मिल रहा है, 20%। तो ये तो एक बिल्कुल तालमेल है, मतलब सस्ता है। कभी क्या होता है आपका ग्रोथ खाली 10% होता है और शेयर 20-25 के पी पे चल रहा होता है, अच्छी बात नहीं, राइट। यहाँ पे सब कुछ तालमेल में है, मतलब एवरीथिंग इज राइट विद HDFC बैंक, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। नतीजे क्लियर दोस्तों सबको, यहां तक का आइडिया? सर आपका ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, ये जो आपने नेट प्रॉफिट से पी को कंपेयर करा है। ईपीएस से जो पी को कंपेयर किया वो सर? हाँ, आपने कहा कि पी भी 19 है और नेट प्रॉफिट भी 20% है। ओके ओके, ये पॉइंट से आप क्या क्या कहना चाह रहे हो? यानी समझ गया सर मैं। समझ नहीं देखो आया। पी मतलब क्या हुआ सर, पी क्या होता है? यानी कि अर्निंग से कितने गुने पे प्राइस है हमारा। हाँ, पी मतलब ये हमें वैल्यू। वैल्यूएशन डिफाइन करके देता है कि भी तुम्हारा शेयर महंगा है, तुम्हारा शेयर सस्ता है, वो हमें पी से पता चलता है, राइट। अब जनरल केस में आपका पी उतना होना चाहिए, पी इज इक्वल टू प्रॉफिट ग्रोथ। कितना पी होना चाहिए सर? प्रॉफिट के बराबर। हाँ, मैं क्यों एक पी भी दूं किसी को, मैं पी इसलिए देता हूं क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई कंपनी है जिसके प्रॉफिट, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स होती है, राइट, नॉर्मल केस में उनके हिस्टोरिकल प्रॉफिट खाली 10% से बढ़ते हैं, 7 to 10%, राइट। तो उनके पी कितने होंगे अंदाजे से? इतने ही होंगे, 7 से 10% गुना, राइट। अब आप कुछ कंपनियां देखते हो जो बड़े ही हाई पी पे होती है, 50 के पी पे होती है, आप देखोगे उनके प्रॉफिट भी 50% से बढ़ रहे हैं।
तो किसी को यूं ही पी नहीं मिलता है। वैल्यूएशंस कब मिलती है? जब वो उसको प्रूव करते हैं, मतलब उनके प्रॉफिट भी पैसे बढ़ते हैं तब। तो जब भी कोई भी कंपनी का पी देखो, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे आप? प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज से। करेक्ट सर, प्रॉफिट ग्रोथ से। राइट, मैं इस पे थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। राइट, अच्छा, हो सकता ठीक है है। तब आपकी आइडिया और क्लियर हो जाए, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे उससे। बराबर है सर। ओके। अभी मैं यहां तक कहता हूं कि चलो हमको अनुमान करना आ गया, 2030 में मैं 6.5 लाख करोड़ का धंधा देखूंगा, 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट आएगा, और एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री क्लियर है, मैं आज से रहने दूंगा, मुझे हर साल डिविडेंड आएगा, मेरे वैल्यूएशन हर साल बढ़ेंगे, तो इट्स अ गुड कंपनी वेयर वी कैन स्टे इन्वेस्टेड। एचडीएफसी बैंक के अलावा दूसरी भी कई प्राइवेट बैंक है, राइट, पर कई प्राइवेट बैंक ऐसी है जिनकी ये हिस्ट्री नहीं है, मतलब बहुत सी बार उनके प्रॉफिट कभी कभी लॉस में आ गए, पिछले 20 सालों में उन्होंने 5 बार लॉसेस किए। तो अगर मैं ऐसी बैंक लूंगा, तो वो केस में क्या मैं हिस्ट्री प्रेडिक्ट कर सकता, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता? मैं नहीं कर सकता हूं। देखो, गिनती में आप कर पाओगे, पर वो रियल नहीं है, आप नहीं कर पाओगे प्रॉपर वे में। क्यों? क्योंकि उसका इतिहास बता रहा है वो बार बार लॉस करता है। तो मतलब आपने लिया, हो सकता है आने वाले 15-20 साल में ऐसी बहुत बार मौसम आए जब आपकी वही कंपनी लॉसेस करेगी। तो उस केस में प्लीज एवरीबडी, सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऐसे केसों में जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट ना हो, वहां पे पीई इज इक्वल टू प्रॉफिट ग्रोथ होगा क्या दोस्तों? नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टर बड़ा होशियार है, चालाक है, को पता है मैं क्यों भाई तेरे को इतना पी दूं, तुम्हारा ठिकाना तो है नहीं, 4-5 बार लॉस कर दिया, कल भी लॉस करोगे तुम। तो ऐसी कंपनियों पे कम विश्वास होता है, जिसके कारण उनके वैल्यूएशन लो होते हैं। उससे अलग, अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हो जो कंसिस्टेंट होती है, जिसका बढ़िया मार्केट शेयर होता है, तो उसको ई इज टू प्रॉफिट ग्रोथ से थोड़े ज्यादा वैल्यूएशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? राइट, लॉजिकल, और मैं इलॉजिकल बातें कर रहा हूं, राइट, थोड़ा समझना है इसको, हम अभी एग्जांपल इसके चेक करेंगे। मैंने यहां पे लेटेस्ट नतीजे भी डाले, राइट, तो लेटेस्ट रिजल्ट डिटेल्ड में डाला, जो मैंने लास्ट वीक सिखाया, लेकिन मुझे ध्यान है इस बात का कि लास्ट वीक लर्निंग अच्छी नहीं रही हमारी, हमारी खुद की गलतियों की वजह से। तो मैं ये मानता हूं, चलो अगर आपने नहीं भी कर पाए होंगे तो भी हम इसको सुधारेंगे नेक्स्ट वीक, राइट। मुझे ये डेटा क्या कहता है कि भी मेरे धंधे 20% से बढ़े, पर खर्चे तो 27% से बढ़े, तो ये अच्छी बात नहीं है, खर्चे बढ़ रहे हैं मेरे, राइट और रॉन्ग सर? एवरीबडी प्लीज बताओ मेरे को। राइट। धंधे राइट सर, राइट। 19% से, तो खर्चे भी 19% से बढ़ने चाहिए थे, तुम्हारे खर्चे ज्यादा बढ़े, ये हमको पसंद नहीं आया, राइट। एक चीज हमारे लिए पॉजिटिव है कि प्रोविजन जो कोविड के समय पे बढ़ रहे थे वो डिक्रीज हुए 23%। प्रोविजन यानी क्या? सर या वो या प्रोविजन मतलब कि अगर कुछ एक्सपेंस आ जाए तो उसको कवर करने के लिए, बिल्कुल सही बात है आप, कंटिजेंसी एनपीए प्लान के लिए। एनपीए को कवर करने के लिए। या एनपीए को भी कवर करने के लिए। पर ऐसे देखो दोस्तों, कई प्रोविजन हो सकते हैं, मान लो किसी ने कोई कंपनी पे केस कर दिया, अभी आपको याद होगा वेल्सपन पे एक बार टारगेट ने केस कर दिया था, भाई तुमने हमको कॉटन बोल के प्लास्टिक पकड़ा दिया, राइट, और वो केस जितने भी वाले थे टारगेट वाले, तो वेल्सपन ने एडवांस पे उनपे जितने क्लेम आ रहे थे उतने का प्रोविजन कर दिया था, उनको पता था हो सकता है हमें भरना पड़े, हो सकता है ना भी भरना, बच भी सकते, पर प्रोविजन करना पड़े, राइट। तो खाली एनपीए नहीं, जनरली बैंक के केस में एनपीए होती है, पर भविष्य में याद रखो कोई भी ऐसे कोई खर्चे आ रहे हैं जो इनके ध्यान में है, वो इसको प्रोविजन में डाल सकते, राइट। तो हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले साल के 9 महीने में 14,000 करोड़ प्रोविजन किए,
इस बार खाली 10,000 करोड़, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। जो 23% डिक्रीज हुआ, तो इसी वजह से उनका टोटल खर्चा कितना बढ़ा? अगेन देखो दोस्तों सब लोग, कितने से 18%। बढ़ा? 19% से। बड़ी होशियार बैंक के मैच कर लिया ना, राइट। पर देखो अपने को भी देख लेने का, इन लोगों ने एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट, यहां पे मैंने बताया हुआ है, मैंने देखा कि भी तुम्हारे खर्चे क्यों बढ़े यार 26%, ये तो अच्छा है प्रोविजन आया, नहीं तो अपने प्रॉफिट गिर जाते। तो देखो इन्होंने क्या बढ़ाया हुआ है, इंटरेस्ट 29% से बढ़े। ये बड़े काम की चीज है, इसको हमेशा ध्यान देने का हर एक कंपनी में। ये कॉस्ट का एनालिसिस है। एचडीएफसी बैंक के खर्चे 92,000 करोड़ है, टोटल कॉस्ट लाख करोड़ का है 9 महीने का। तो वो कौन खा गया? सबसे बड़ा खर्चा उनका ये शेयर इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, राइट। तो ये सीधी बात है, जो बैंक और फाइनेंस की कंपनी होती है वो कहीं से फंड लाती है और हमें लोन देती है, राइट। तो जितनी ज्यादा ग्रोथ होगा धंधे में, उतनी ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी। और अभी तो आरबीआई वैसे भी रेट बढ़ाती जा रही है, तो ये तो बढ़ना था। पर ये धंधे जितना बढ़ा कि धंधे से ज्यादा बढ़ा, बिजनेस से ज्यादा बढ़ा है, रेवेन्यू से बढ़ा, ज्यादा बढ़ा है। राइट। तो ये ज्यादा बढ़ा, ये है आरबीआई की इफेक्ट जो हमने देखी। जरूरी नहीं है कि जितना लोड उन पे पड़ा है वो पूरा उन्होंने कंज्यूमर पे डाल दिया, क्योंकि पूरा डाल देंगे उससे इफेक्ट कहां पे पड़ेगी? लोन सेलिंग, राइट। ये है, आपने इंटरेस्ट कॉस्ट एक देखा कि चलो यहाँ पे मार पड़ी है अपनी, राइट। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे अपने को फायदा भी होगा। दूसरा, एम्प्लॉय कॉस्ट भी 25% से बढ़ा है, राइट। ये इनका सबसे बड़ा खर्चा है एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या कहते हो? नो, राइट। तो कभी ये मत कहो कि बैंक मंदी में बहुत से कर्मचारियों को निकालने वाली है, नहीं। उनका खाली टोटल धंधे का ये 11% हिस्सा है। तो एम्प्लॉय उनका मेजर कॉस्ट नहीं है, मेजर कॉस्ट ये है इंटरेस्ट, जो फंड मोबिलाइज करते हैं वो। आपने देखा होगा 2017 के बाद फाइनेंस की जो कंपनियां थी, एनबीएफसी कंपनीज, एनबीएफसी की कंपनीज को बड़ी तकलीफ हो गई। क्यों? क्योंकि आईआईएफएल का हुआ था प्रॉब्लम, आपने देखा था कुछ 2-3 और फाइनेंस कंपनियों के प्रॉब्लम हुए, तो उनको फंड महंगे मिलने लगे, उनको यानी सारी फाइनेंस कंपनियों को, क्योंकि फाइनेंसर भी डर जाता है, राइट। तो फंड महंगे मिलने लगे तो तुरंत एनबीएफसी की कंपनियों के मार्जिन गिर गए, राइट। तो ये होता है, फंड महंगा मतलब फाइनेंस की कंपनियों के लिए बुरा हाल, फंड सस्ता सबके लिए अच्छा है, राइट। अदर कॉस्ट, प्रोविजन, ये हमारा पूरा इनका मेजर कॉस्ट का एनालिसिस हो गया। मम्मी आपका म्यूट रखना दोस्तों सब लोग अपने आप को, जस्ट अ मिनट, या राइट, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। कभी कोई क्वेरी हो, नो नीड टू वरी, रेज कर लो हैंड अपना, ओके। तो ये मेजर कॉस्ट एनालिसिस हर एक कंपनी में करने का, खाली ये डेटा देख के नहीं बोल देने का कि खाली करंट रेट देख के वो नहीं बोलने का ऐसा हो रहा है। अभी आप लोगों ने डेल्टा कॉप का डेटा डाला, तो इतना डेटा डाल के हमको सब आइडिया नहीं आई, कोऑपरेशन करना पड़ेगा भी अंदर क्या चल रहा है, राइट। ये हमने अंदर क्या चल रहा है देखा, मार्जिन इंक्रीज हुए बढ़िया, एनपीए डिक्रीज हुए बढ़िया, तो ये सब चीजें अच्छी बात है। मेजर कॉस्ट हमने देख लिया कि बड़े खर्चे तो बढ़ते जा रहे, ये अच्छी बात, राइट। तो गुड बैंक होगी वो इसको मैनेज करेगी, बैड बैंक ये मैनेज नहीं कर पाएगी। हो सकता है आप कुछ फाइनेंस बैंकिंग कंपनियों के प्रॉफिट गिर के भी देखो इस बार, बराबर। सो वी नीड टू ट्रैक दिस ऑल थिंग्स। इसके साथ एक और चीज करनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे नहीं की है, और वो है सेगमेंटल एनालिसिस। अब एचडीएफसी बैंक तो प्रॉपरली बैंकिंग की कंपनी है, तो यहाँ पे कोई सेगमेंटल रेवेन्यू नहीं है, मैंने नहीं किया, राइट। सो इन डेटा के आधार पे मैं कॉन्फिडेंस रख सकता हूं, चलो क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा ग्रोथ एस्टिमेट हो गया, मुझे अंदर की बातें पता चल गई, राइट। तो मुझे ज्यादातर बातों का पता चल गया, मेरे को चिंता की कोई बात, मैं मेरे इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ सकता हूँ। क्लियर एवरीबॉडी?
कि इसी में अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो यस आप बता सकते हो, या हैंड रेज कर सकते हो। अभी आप में से कई लोगों के हैंड रेज थे तो मैं एक एक करके आपसे बात करता हूं, हम 2 लोगों से बात करते हैं, राइट। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल भी मुझे बताना है दोस्तों, बराबर। तो प्रज्ञेश वर्दे ने सबसे पहले हैंड रेज किया हुआ था। प्रज्ञेश भाई बताइए क्या क्वेरी थी सर आपकी? सर मेरा जीएसडब्ल्यू स्टील हाँ, और भारतीय एयरटेल का था। ओके ओके, तो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील ओपन करूं सर यहाँ पे? हाँ चलो छोड़ो इसको एकदम। ओके, ये है जेएसडब्ल्यू स्टील। प्रज्ञेश भाई हाँ आप तो ब्रोकर हो ना? हाँ, चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं तो फॉरेक्स में भी कर रहा हूँ सर, ये तो अभी देखता नहीं हूँ। ओके ओके राइट। तो इसमें मेरे को एक बार डेटा देख लेने दो। देखो ये आपके डेटा है, ग्रोथ बढ़िया हुआ है क्योंकि इंडिया में स्टील का कंजप्शन है, राइट। स्टील का सबसे बड़ा कंजप्शन का एक जगह है ऑटोमोबाइल, राइट। तो ऑटोमोबाइल में मंदी की इफेक्ट स्टील पे भी पड़ती है। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, कितने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, हर महीना नया एयरपोर्ट। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया डेवलप होगा कि हमें ग्रोथ तो अच्छा मिलने वाला। और ये हम देख रहे हैं कि 1000 करोड़ की कंपनी आज 1.5 लाख करोड़ पहुंच गई। गुड ग्रोथ। तो ये सर खाली जेएसडब्ल्यू को मिला होगा कि दूसरे जितने भी स्टील की कंपनी उनको भी मिला होगा प्रज्ञेश भाई? यस, मिला होगा सबको? थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा, हाँ। ये मेजर है। अच्छा सर, देखो जितना ग्रोथ जेएसडब्ल्यू को मिला है ना, वैसा ग्रोथ दूसरों का भी होगा, सिमिलर, किसी को अच्छा किसी को बुरा, है ना। क्योंकि जब पानी बहता है तो सबके गिलास में पानी आ जाता है उनकी स्मार्टनेस के हिसाब से, बराबर। अब प्रॉफिटेबिलिटी मुझे बताओ सर कैसी है इनकी? प्रॉफिटेबल है वो, कम ज्यादा रहती है। मतलब हाई वॉलेटाइल है? कुछ है सर कंपनी में या पूरे सेक्टर में कि प्रॉफिट को कंसिस्टेंट नहीं आने देते? इन्होंने लॉसेस किए इधर 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 इधर। चलो शुरुआत में किए उसका कोई दिक्कत नहीं है, छोटी कंपनी थी तब करती थी। पर मैच्योर होने के बाद इन्होंने 2016 में भी लॉस किया। तो ये नहीं चलेगा, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये घटना हो जो 2016 में घटी थी स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो ये उस समय भी लॉस कर सकती है सर, राइट। प्रिपेयर रहने का। तो ऐसी जो कंपनियां होगी लॉसेस कभी कभी करती है, उनको पी भी थोड़ा सस्ता मिलेगा सर। समझे वो दूसरी कहानी जो आज मैंने बताई आपको पी वाली, राइट। अगर कंसिस्टेंट कंपनी हो, आयरन स्टील में एक भी कंपनी नहीं जो कंसिस्टेंट है, राइट। पर अगर हो तो उसको ज्यादा पी मिलेगा, राइट। देखो यहाँ पे आप पी देख रहे हो, इनका हिस्टोरिकल पी कितना है, आपका इंट्रिंसिक पी 10। तो 10 क्या हुआ, ये तो बहुत कम हुआ। मैंने अभी आप लोगों को बताया जितना ग्रोथ हो उतना पी उम्मीद करने का। तो इनका ग्रोथ तो एकदम 15-20% जैसा रहता है, पर पी उनको 15-20% क्यों नहीं मिल रहा है प्रज्ञेश भाई? प्रॉफिट खा जाता है। या इन्वेस्टर जानते हैं कि ये वॉलेटाइल रहते हैं आयरन स्टील के प्रॉफिट। समझ गए सर इतना कहानी? यस, ओके। अभी सर लेटेस्ट नतीजे कैसे आए, इधर आ जाते, बताओ सर। इसमें ही सर देखो ना, ये पुराना जो है पिछले साल का, तो हाँ अच्छा था उसका प्रॉफिट, उसका सेल्स भी डबल हो गया था। पर ये बराबर, बाद में क्वार्टर अपने ये साल में तो इसने एकदम डिक्रीज, जबरदस्त डिक्रीज हो गया। सही बात है। देखो सबसे पहले सेल्स देख लो, पिछले साल का ग्रोथ कितना था? 83%, है ना, लास्ट ईयर का ग्रोथ। तो 83% यानी कैसा ग्रोथ हुआ? बढ़िया। एकदम बढ़िया। हमने यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने भी काम किया था, गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज की थी इंपोर्ट के ऊपर, राइट। और इसका फायदा हमारी इंडियन कंपनियों को हुआ था। तो धंधे में अच्छा ग्रोथ तो था ही देखो वैसे भी, पर गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से और अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट भी पिछले साल कैसे आए, जबरदस्त बढ़ गए। अच्छा है। 14% इनके मार्जिन आए प्रज्ञेश भाई। देखो हाँ, इनके 14% मार्जिन अपने इतिहास में कब थे? पिछले साल ही थे। 2004 में थे
स्टार्टिंग बाकी इनके प्रॉफिट इतने अच्छे, मतलब ये समय पे कुछ रहते थे, इतने अच्छे प्रॉफिट इनके नहीं रहते, तो ये लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट पे आ गए। इतना बढ़िया पिछला साल था मेटल की कंपनियों के लिए। हाँ? अभी हाँ। इन्फ्लेशन की शुरुआत होगी Q4 से, बराबर सर, Q4 से इन्फ्लेशन अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद बढ़ने लगा। आपको उसकी इफेक्ट देखो इधर भी दिख रही, 9 महीने में मार्जिन 17% थे, एकदम मस्त। पर जब फाइनेंशियल ईयर के नतीजे आए, मार्जिन कितने हो गए? 17 के 14 14। मतलब उसकी इफेक्ट अभी नहीं है, आनी शुरू हो चुकी थी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ के आने लगा Q4 से, राइट। फिर चलो इन्फ्लेशन था, मार्जिन कम आए, पर फिर भी प्रॉफिट था। Q1 में क्या हुआ सर? Q1 में एकदम कम हो गया। देखो ग्रोथ 32% भी अच्छा ही है, हम ये नहीं कहेंगे बुरा ग्रोथ है। 32% मतलब गुड ग्रोथ, पिछले साल जैसा नहीं है, पर 32 को हम बुरा नहीं बोल पाएंगे, राइट। लेकिन सर इनको मार किधर पड़ी? मार्जिन मार्जिन सर 17 के 14 के खाली कितने मार्जिन बचे? 2%। ओनली 2%। ये क्या होता है? इसका मतलब ये कि कोई है जो इनके प्रॉफिट को खा। क्लियर कि नहीं क्लियर सर? प्रॉफिट तो यहीं से अपने को ट्रिगर होना चाहिए दिमाग में, चलो देखते हैं ये कौन प्रॉफिट खा रहा है इनके। इसका इलाज क्या है ये ढूंढने का कि कौन प्रॉफिट खा रहा है? मेजर कॉस्ट। मेजर कॉस्ट देखने पे हमें पता चल जाएगा कि इनके प्रॉफिट कौन खा गया। पर अभी भी अगर हम इनकी ट्रेंड देखें Q2 की, यानी H1, तो मार्जिन क्या हो गया सर? माइनस में। ये तो पूरा लॉस में आ गई, राइट। तो एक टाइम था पिछले साल 17.5% का मार्जिन, और ऐसा क्या हुआ कि Q2 में कंपनी लॉस करने लगी? अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम पूरा। सही बात है सर? सही है। ये क्यों हुआ, इसका हमें आंसर जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इनके रिजल्ट को डिटेल में देखना पड़ेगा, राइट। तो मैं इनके रिजल्ट पे आया जो आप ही ने डाला हुआ है। सर नतीजे कैसे थे इनके, मतलब डिमांड कैसी है? 28, राइट। कॉस्ट कैसा बढ़ा सर इनका, कितना बढ़ना चाहिए था? 28% जैसे वो बढ़ना चाहिए था। हाँ, बराबर है सर। जगह ट्रिपल हो गया, डबल हो गया। तो मतलब तुम धंधा यार 28% करते हो, खर्चे 80% से बढ़ाते हो, ऐसा क्यों? राइट। ये हुआ इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट गिर गए, राइट। एक तो आपका खर्चा बढ़ा, और खर्चे में और एक चीज बहुत बढ़ गई सर, कौन सी? फाइनेंस। तो ये क्यों बढ़ गया 50%? फाइनेंस मतलब ये तो बहुत ज्यादा है, इतना सारा ब्याज भरना पड़ेगा कंपनी को इस साल, 3,000 करोड़ रुपया। ये क्यों हुआ सर? फाइनेंस कॉस्ट क्यों बढ़ गई इनकी? लोन लिया होगा। नहीं, जरूरी नहीं है सर, दूसरा कारण है। बताओ कौन बताएंगे? प्रज्ञेश भाई को कौन हेल्प करेंगे? ब्याज मेरा इस साल क्यों बढ़ा? सर इंटरनेशनल लोन लिया होगा और वहां पे करेंसी का फर्क आया होगा इस वजह से। ये भी हो सकता है सर, राइट। फ्यूल फॉरेन करेंसी की लोन ली होगी, डॉलर का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की भी इफेक्ट आती है। पर उतनी भी बड़ी एक चीज है जो आप लोग मिस कर रहे हो, अभी कोई मुझे लगता है कह रहा, क्या फ्यूल कारण? फ्यूल प्रज्ञेश भाई फ्यूल बराबर है, पर वो तो कॉस्ट में आएगा, फाइनेंस में क्या? सर फाइनेंस में एक और रीजन हो सकता है कि हाँ। इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं अभी। देखो बता दिया ना आपने, मतलब आपको सारे जवाब आपसे ही मिलेंगे, क्या चल रहा है देखने का। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए, वो कौन सी मेरी कंपनियां हैं जहां मैंने निवेश किया हुआ है और जिनकी सर पे डेप्ट ज्यादा है। जो भी डेप्ट बर्डन वाली कंपनियां होगी उनका फाइनेंस कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगा ना, नई लोन नहीं भी लेंगे तो भी ब्याज ज्यादा भरना पड़ेगा, राइट। लेकिन सर इसमें एक चीज ये भी तो हो सकती है पीयूष सर हाँ, कि किसी ने फिक्स्ड परसेंटेज पे ले लिया है लॉन्ग टर्म कंपनी अधिकतर। वो हो सकता है, राइट। और और एक और रीजन भी हो सकता है कि हो सकता है कुछ नया कर रहे हो तो उसके लिए इन्हें डेट की जरूरत ये पड़ी भी हो हो या सकता है। देखो कारण कई है, मल्टीपल कारण।
एक आपने हमने बोला चलो एक्सपांशन के लिए नई डेप्ट ली होगी, तो न्यू लोन भी हो सकती है, करेंसी डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ना भी हो सकता है। अब आपने बोला कि भाई फिक्स रेट वाली, पर इनके सर पे करीबन मेरे ख्याल से सर अप्रोक्सीमेटली ये लोग 6 महीने का 3,000 करोड़ ब्याज भरते हैं, मतलब 12 महीने का होगा 12,000 करोड़, राइट, करीबन। 1 लाख का लोन होगा। सॉरी 6,000 6 महीने का 3,000 तो 12 महीने का 6,000 करोड़, तो अंदाजे से लोन कितनी होगी? 50 लाख 60,000 या 50-60 करोड़ की लोन होगी। तो ये 50-60 करोड़ की पूरी लोन आप नहीं उम्मीद करोगे सर ये फिक्स कॉस्ट पे होगी, राइट, काफी वेरिएबल होते हैं इसके अंदर। तो हमेशा ध्यान रखो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे फाइनेंस कंपनियों में मार पड़ने वाली, ऐसी कंपनियां पहले ही टूटने लगेगी जैसे ही ब्याज दर बढ़ेगी, क्योंकि निवेशक जान गया है। देखो आप एक बार मार खाओ, दूसरी बार तो आपको पता है ना कि नहीं नहीं यार ब्याज बढ़ते तो मेरी ये कंपनी तो टूटने लगती है, 6 महीने तक खड़ी नहीं होती है, तो हम भी थोड़ा निकल जाएंगे वहां से। 100 शेयर होंगे, आप 15-20 बेच देते हो, क्यों? पता है नीचे आने वाली, करेक्ट। तो इंटरेस्ट की इफेक्ट आपकी लोन बर्डन वाली कंपनियों पे दोस्तों पड़ती है, ऑलराइट। और हमने देखा खर्चे बढ़ने से हमारे प्रॉफिट तो बिल्कुल चले गए, 13,000 करोड़ आने दूर 80 करोड़ तो मेरी जेब से चला गया, राइट। अब 80 करोड़ कंपनी की जेब से गया है, मेरे शेयर पे 0.05 पैसे की इफेक्ट आई है, राइट। तो कुछ तो इफेक्ट आई है, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी 0.05 की इफेक्ट है, मैं कहूंगा 55 रुपया जो आने वाला था वो भी नहीं आया, ये तो 5 पैसा ले गया, तो असल में मुझे नुकसान 55 रुपीज का हुआ है ये 6 महीने में। क्या बोलेंगे, ये जेएसडब्ल्यू लाइफ टाइम हाई लगाएगा? नहीं। नतीजे आपके सामने है, क्यों करेक्शन में है आपको पता है, राइट। अब 9 महीने के नतीजे के लिए आपने प्रेडिक्ट क्या किया है, राइट, वो मैं देखूं। उससे पहले मेरे को इसका भी जवाब देख लेना एक बार कि ये कौन 80% मेरे खर्चे बढ़ा गया। तो चलो अपन मेजर कॉस्ट में चलते हैं नीचे। सी, बहुत बढ़िया काम किया है प्रग्नेश भाई आपने, वंडरफुल, एकदम सही। देखो अच्छा शेयर 590 नहीं होगा, लेकिन ये क्यों हुआ? ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सुधार करना पड़ेगा प्रग्नेश भाई, मैं सुधार देता हूं। इज इक्वल टू ये साल के खर्चे डिवाइड बाय टोटल खर्चे। अब मैं फंक्शन F4 कर देता हूं ताकि स्टैटिक हो जाए टोटल, एंटर। कितना शेयर है सर रॉ मटेरियल का? 61। इसी को मैं पूरा, देखो अभी सही है। आयरन स्टील की कंपनियों में सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है प्रग्नेश भाई बताइए? वो मटेरियल का रॉ मटेरियल, 60% खर्चा रॉ मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे, मतलब आपने देखा इन्फ्लेशन बढ़ा, और वो भी इन्फ्लेशन में आपने देखा कॉमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, तो समझ लो आपकी ऐसी रॉ मटेरियल वाली कंपनियों की हालत टाइट होने वाली है, क्योंकि उनका मेन खर्चा रॉ मटेरियल है, वो 60% वेटेज रखता है। ये खर्चा बढ़ने से आपका पूरा कॉस्ट ये बढ़ा देगा, पूरी आपकी जो गिनती को बिगाड़ देगा, राइट। तो आपके 78% खर्चे बढ़ाने में एक हाथ फाइनेंस का है और दूसरा हाथ किसका है सबसे बड़ा? रॉ मटेरियल। सर ये कब तक खर्चे बढ़ते जाएंगे हमारे? इन्फ्लेशन कम होगा तब तक। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए सर जब तक इन्फ्लेशन डाउन नहीं होता है चैलेंजिंग टाइम बोलते हैं। ये बड़े एफआईआई जो है ना ये समझ गए परसों के अपनी कंट्री के इन्वेस्टमेंट से कि इन्फ्लेशन को लाइटली नहीं लेने का, इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो पहले महीने से समझ जाने का कि कुछ प्रॉब्लम है। ये इन्फ्लेशन जब तक चलेगा कंपनियों के दाम बढ़ने वाले नहीं है, तो चलो इधर से सीधा अपन करेंसी में पैसा लगा देते, गोल्ड में पैसा लगा देते। तो इक्विटी का पैसा किधर डाइवर्ट होता है सर? कैश मार्केट, फिक्स डिपॉजिट में, गोल्ड में। क्यों? क्योंकि अपने को पता है अभी 12 महीने गए अपने,
देखो 15 महीने तो बीत गए इन्फ्लेशन में, और इन्फ्लेशन में बीते ना। तो अब 3 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रज्ञेश भाई ये गलती हम करेंगे जो अभी हुई। नहीं, पहले से जैसे इन्फ्लेशन बढ़ के आता है प्रिपेयर हो जाओ, बराबर है सर। ये नॉलेज बड़े काम का होता है, राइट। नहीं तो हम एवरेज करते रहते हैं ना, फिर शेयर नीचे आता रहता है, बराबर है। अच्छी कंपनी हमको लेनी ही है, और ये चलेगी तब ना जब इनके भी सब प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। महंगाई बढ़ती जाएगी तब तक तो नीचे आएगा, बराबर है। अभी आरबीआई ने बोला है Q4 से और बढ़िया आएंगे। देखो अभी 2 महीने इन्फ्लेशन घट के आया है, तो इन्फ्लेशन घट के आया है वो भी ऐसी कंपनियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जिसने उनको मारा अब वो डिक्रीज होके आएगा। मुझे लगता है 9 मंथ के जो नतीजे आएंगे वो आपके H1 से अच्छे होंगे सर, बराबर है सर। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन हुआ। डन, बोलो यहां तक प्रज्ञेश भाई। और दूसरा सर, यार ये अपना चेंज इन इन्वेंटरी ये क्या होता है? देखो 2 चीज है यहाँ पे। ये आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि जो प्रॉब्लम हो गया ना अपना यहाँ पे कोर्स में, काफी अलग अलग वीडियो पुराने आ गए, नहीं तो मैंने यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट समझाया हुआ है। यहाँ पे देखो कहाँ गया वीडियो, ये देख लेना, बी वाला जो वीडियो है ना, उसमें मैंने इन्वेंट्री, फिर ये आपका स्टॉक, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है प्रज्ञेश भाई, राइट। 2 चीज होती है। देखो जब आप स्टील बनाते हो तो पहले तो क्या लाओगे स्टील बनाने के लिए? आयरन और हाँ, आयरन और रॉ मटेरियल लाओगे अलग अलग जो इस्तेमाल होता है, राइट। तो रॉ मटेरियल जब आप लाते हो तो उसका स्टॉक तो होता होगा, हाँ, राइट। तो शुरुआत में जो आता है ये सब वो इन्वेंट्री होती है, राइट। फिर जब इन्वेंट्री में से वो गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, गुड्स में, तो वो बनता है आपका स्टॉक इन ट्रेड, राइट। तो ये दोनों ही चीजें जो है ये प्लस माइनस होती रहेगी, इन पे ध्यान नहीं देने का, बराबर। इनके अलावा की चीजें देखने की प्रज्ञेश भाई, मेजर कॉस्ट में ये नहीं आएगा, इन दोनों के अलावा की चीजें ही देखो। पावर एंड फ्यूल, जैसे आप सीमेंट कंपनी देखोगे तो उनका पावर एंड फ्यूल का खर्चा सबसे ज्यादा है, तो समझने का क्रूड घटेगा सीमेंट के प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्रूड बढ़ेगा सीमेंट के प्रॉफिट घटेंगे, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल तो डोलोमाइट है, बिल्कुल सस्ता, मिट्टी का भाव, राइट। पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बड़ा एक महंगा करोड़ होता भी है बहुत सीमेंट। बहुत हो जाता है उसमें तो। या तो ऐसे मेजर कॉस्ट का एनालिसिस करके आप हर एक कंपनियों के प्रॉब्लम जान सकते हैं। डन, और दूसरा सर, अनऑडिटेड और ऑडिटेड दो डेटा देते हैं, तो उसमें से अपने को बराबर है। लेने कौन सा? नहीं देखो शुरुआत में अभी आप देखो टीसीएस ने पहले वीक में रिजल्ट दी थी, फर्स्ट वीक, राइट। तो अभी 31 तारीख तो अभी महीना खत्म हुआ है, क्वार्टर खत्म हुआ है, अभी से थोड़ी ऑडिटेड होंगे, राइट। तो जो शुरुआत के जो आपके रिजल्ट आते हैं वो अनऑडिटेड ही होते हैं, राइट। ऑडिटेड ये बाद में होते हैं, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है प्रज्ञेश भाई। ऑडिटेड हो अनऑडिटेड हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब कोई कोई डेटा में देखा ना, बहुत डिफरेंस आता है सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत। कभी कभार थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो भी वो नीचे नोट करेंगे कि यहाँ पे एक थोड़ा हमको चेंजेस करना है, बाकी 99% वही आएगा प्रज्ञेश भाई। अगर ऐसा कहीं कोई आपके ध्यान में हो तो मुझे बताना, आप, मैं देख लूंगा। एक्चुअली मैं मेरा जो काम किया ना उसमें एक में था, वो अभी कौन से में था वो याद नहीं है। कोई बात नहीं, देखो अभी भविष्य में भी करेंगे ना, कभी ऐसा कुछ होता है पुराने नतीजे और अभी जो रिजल्ट आ रहे फर्क है तो मुझे बता देना आप, राइट। ऑडिटेड और अनऑडिटेड में है ना थोड़ा काफी फर्क है, इसलिए मैं फिर वो कौन नहीं सी नहीं नहीं नहीं, डेटा नहीं होगा वो सर कौन सा? ऐसा। मेरे को अभी आप मेरा ध्यान दौड़ना आप, क्योंकि मैं देखो इतनी सारी कंपनियों के रिजल्ट देखता हूँ, सारे रिजल्ट मैंने कभी चेंजेस नहीं देखे। हाँ कभी कभार हुआ है ना तो कंपनी बोल देती है कि दिस वाज अवर एरर, राइट, वो अपनी एरर सुधार देते हैं, पर बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। फिर भी हम लोग देखेंगे, आप मुझे बताना, बराबर सर। बताऊंगा वो मेरा कौन सा क्या? सिस्टम। ओके, तो और चलो अभी अपने को प्रज्ञेश भाई 9 महीने के डेटा का ध्यान रखना है, राइट। आपके प्रेडिक्शन जो है 28, और इसको 28 मत रखो अभी। देखो 32 का 28 तो कम से कम 25 तो करने का ना, थोड़ा घटाओ, थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाओ, बराबर है। और दूसरा मार्जिन आपने प्रॉफिट पॉजिटिव डाले,
ये मत डालो सर। देखो अपनी ही कंपनी है, पर जो हाल है वही हाल डालते। अगर माइनस है तो इधर भी -0.1 ही डालते। अगर पूरा है तो पूरा ही सोचो, राइट। फिर देखो 9 मंथ में क्या सुधार आता है, वो सुधार इधर अपडेट कर देना, बराबर है। ओके, तो मैं अभी और आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। लेट मी गो टू द कंपनीज, और मेरे हैंडराइट भी देखे थे, देखने दो। राजकुमार जी कहिए सर। या गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर वो मेरे को क्वेरी थी उसमें, आप हेवल्स के इसमें जाइए प्लीज। ओके, या सर इसमें कहिए सर। मैंने ये जो ट्रेंड में जाइए, हाँ ऊपर है सर। ओके, ये वाली सर। अच्छा करंट ट्रेंड कह रहे हो आप, ओके, यहाँ पे, राइट सर सर। इसमें अभी तक तो H1 फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल था, तो इसमें प्रॉफिट में दिखाया है -20, बिल्कुल सही किया सर आपने, और मार्जिन -20 ही है। मार्जिन 5.43 आए थे। अब बराबर है मेरा सर। क्वेश्चन इसमें ये है कि जो मैंने इसका फॉरवर्ड ईपीएस निकाला है एस्टिमेशन वाले में, हाँ वो मैंने मार्जिन से सेल्स को मल्टीप्लाई करके लिया है, बराबर है। राइट। तो इसके हिसाब से, और प्रॉफिट भी मेरा फिर आया है -23%। ये भी सही है सर। ठीक है, तो इसका फेयर वैल्यू फिर निकाली आई जो कि 580 है। 580 बराबर है। तो अब जो मेरे एस्टिमेशन है मार्जिन को लेके और प्रॉफिट हाँ को लेके, वो एक बार ही देखिए, वो जो मैंने लिया है वो ठीक है। 923 करोड़। अच्छा, ये आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया है, बराबर है। ओके, 923 करोड़। ईपीएस आपने लिया है 23, क्योंकि आपने ये ग्रोथ ये 20% डाला हुआ है, ये भी सही है, राइट। देखो डेटा आपका प्रॉपर क्यों लग रहा है पता है, 35 -25, तो हम ऐसी उम्मीद करेंगे। 35 अपने सर 33 ज्यादा रखाया, ये ज्यादा 35% ग्रोथ है। पहले 62 था, 35 है, तो करीबन ये ट्रेंड क्या कहती है, 25 या 30 होना चाहिए, तो 30 कर दूं मैं इसको। 30, सर वो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर आप Q3 से देखोगे, हाँ Q3, Q4, Q1 में ही बढ़ा है इनका, और इस बार ही जो है Q1 में भी बढ़ा है, ऑलमोस्ट डबल हुआ था Q1 सर में। देखो, पहली चीज ये Q4 नहीं है, ये एन्युअल है, ओके, एन्युअल, बराबर ना। तो इसको आपको सुधार देना पड़ेगा, यहाँ पे एन्युअल लिख देना पड़ेगा, राइट। ठीक अब है। आप कह रहे हो Q3 और एन्युअल में डिफरेंस नहीं है, पर वो मत देखो सर, अच्छा, राइट। अभी की ट्रेंड देख लो आप, कि अगर गिर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए थोड़ा, हमेशा नेगेटिव साइड चुको, राइट। देखो अगर ये अच्छा आया तो हमारे लिए तो अच्छा ही, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, पर झटका नहीं लगना चाहिए। ये क्लियर हमको कह रहा है 62 का 35, तो थोड़ा नीचे ही ले लेने, अच्छा। बराबर है। फिर और भी फिर आप अभी आपको जो ठीक लगता है वैसा रखो, 9 मंथ या के आने के बाद सुधार देना इसको, बराबर है। ठीक है। सेल्स बराबर है, प्रॉफिट 20% के बदले 23% गिरेंगे, बिल्कुल सही है ना ये भी। देखो मार्जिन कितने नीचे आते जा रहे हैं, ये मार्जिन सर क्यों नीचे आ रहे हैं इनके, हेवल्स के? सर वही इन्फ्लेशन की वजह से कमोडिटीज इन्फ्लेशन, इनका भी सर रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे हेवल के केबल होते हैं, इनका सबसे बड़ा धंधा केबल है ना, तो केबल में क्या लगता है, वही कमोडिटी लगती है, कॉपर कमोडिटी लगती है, वगैरह। कॉपर, राइट। तो उसके दाम बढ़ने पे इनके प्रो मार्जिन गिर जाते हैं। आप वोल्टास देखो, बुरे हाल है, क्योंकि वही रॉ मटेरियल उनका भी है, राइट। तो इससे पता चलता है कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धंधे में कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं सर। धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसी कंपनियों को लेता रहने का, वो गिरता है कोई प्रकार का चिंता नहीं करता। प्रॉफिट गिर रहे हैं तो वो ध्यान में रखो, उम्मीद मत करो कि ये शेयर अभी दौड़ेगा, राइट। मेंटल प्रिपेयर रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई, गिरने दो जितना गिरना है। जैसे इन्फ्लेशन घट के और अच्छे सुधरेंगे इनके मार्जिन, ये ऐसा दौड़ेगा रॉकेट की तरह कि तब सब लोग इसके पीछे पड़ेंगे, राइट। ये क्यों दौड़ेगा, क्योंकि धंधे अच्छे हैं। तो हर अच्छे धंधे वाली कंपनी को विदाउट डाउट
यस एक्यूमुलेट करते जाओ, उम्मीद मत रखो अभी चलेगा ही। बराबर है सर। ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, वो डीमोटिवेट रहते हैं जब उनका शेयर टूट रहा होता है। वो डीमोटिवेट इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उम्मीद गलत कर रहे हैं सर। अगर मेरी उम्मीद प्रॉपर है, मुझे पता है क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उम्मीद ऐसी रखूं तो कैसे डिमोटिवेशन आएगी? राइट सर। राइट सर। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या ये था कि आप बोल रहे हो कि फॉरवर्ड पी से, जैसे आपने अभी पीछे के एग्जांपल में दिखाया हाँ था, बराबर है। तो उसमें सर आपने कहा कि फॉरवर्ड पी से कम चल रहा है, जैसे आपने एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया था। हाँ बराबर है। ठीक है, देखो इनका पी कितना है, फॉरवर्ड पी आ रहा है 82, 81.76। राइट। अब इनकी अर्निंग कितनी है सर? अर्निंग ये रही 15 रुपये, राइट। तो ये 15 रुपए की अर्निंग पिछले साल कितनी थी? 19 थी। 19 से आपकी अर्निंग 15 हो गई है, जो खाली इन्फ्लेशन की वजह से हुई। तो सीधी बात है, शेयर इतना भी नहीं टूटेगा जितना टूटना चाहिए। अगर इनके धंधे नहीं होते ना और खाली प्रॉफिट गिरते तो ये बहुत ज्यादा टूटता, क्योंकि इन्वेस्टर को जानते हैं कि यार इसके तो धंधे भी नहीं है और प्रॉफिट टूट रहे। ऐसे शेयर बहुत ज्यादा गिरते। पर हेवल्स के केस में धंधे बहुत अच्छे हैं, खाली प्रॉफिट टूट रहे। तो ऐसे करेक्शन कम आते हैं, छोटे छोटे करेक्शन होते हैं, राइट। होता क्या है, प्रॉफिट गिरने से बुरा क्या हुआ कि आपके पी बढ़ गए। ये पी सर 82 क्यों हो गया? क्योंकि अर्निंग कम हो गया इनका, बराबर ना। अर्निंग कम हुआ इसलिए ये पी महंगा हुआ है। अब ये मत उम्मीद करो कि ये 80 का पी 40 हो जाएगा, इतना टूटेगा। इतना ये टूट नहीं सकता है। क्यों नहीं टूट सकता है सर? ये इसको सपोर्ट करेगा, अच्छा। राइट। दूसरी कोई कंपनी आप देखो जिधर ये है ही नहीं अच्छा ग्रोथ, मानो ग्रोथ 10% है खाली और प्रॉफिट टूटे हैं, ऐसी कंपनियां आधी हो जाएगी। मतलब वो 80 वाली 40 के पी पे आएगी, ग्रोथ वाली कंपनियां नहीं आएगी, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म है। इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम है तब तक की प्रॉब्लम है। जहां तक क्लियर? सर क्लियर है, लेकिन सर ये जो फॉरवर्ड पी आपने हम्म, जो निकलवाया है वो वो आपने, समझाता हूं मैं, वो समझाता हूं, पर जो रिलेट करना चाहता हूं मैं वो उतना क्लियर हुआ। रिलेशन सेल्स प्रॉफिट और उसका पी पे क्या इफेक्ट आता है, उसका रिलेशन क्लियर हुआ। हाँ वो हो गया। ओके एवरीबॉडी, सारे लोग, राइट। ये क्लियर हमेशा रहना चाहिए। सेल्स प्रॉफिट दोनों को देख के अंदाजा लगाओ शेयर कितना टूटेगा, राइट। अब हम आते हैं आपके पी वाले क्वेश्चन। आपका क्या प्रश्न था सर? पी में अभी आपने क्या आखिर में मैं पूछा? यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने जो कंसिडर करा है वो 2023 की सेल्स के हिसाब से हमने पी बराबर है, ईपीएस राइट, निकाला। ठीक है। बराबर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको अगर हम 2030 से कंपेयर करेंगे तो फॉरवर्ड पी से बहुत कम तो में, या बहुत फिर सस्ता हो जाएगा, हाँ। है ना। पर वो नहीं करने का सर, वो कर सकते हैं 2030 के, राइट। पर वो बहुत दूर की बात हुई, इतना लॉन्ग नहीं, 2-3 साल का कर सकते हो आप फॉरवर्ड पी, अच्छा। राइट। क्योंकि आप अगर 2030 या 35 का ईपीएस लोगे तो तब तो दाम भी बढ़े हुए होंगे, तो असल में पी ये रहने वाला नहीं है। नियर टर्म में यूज करो ये, बराबर सर। सर आ गया ये समझ। एक क्विक क्वेश्चन था कि आपने एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया कि उसमें यील्ड 5% रहेगी। सही बात है। ठीक है, और एफडी में 7% मिल रहा है, और राइट, ये मेरे को मिलेगी हर साल यील्ड। पर सर राइट वो यील्ड हमें मिलती थोड़ी ना है, वो तो शेयर हमारे पास ही रहता है। सर, मिलती है ना। आप देखो अभी तो टीसीएस ने क्या किया, जो अर्निंग है पूरे पूरी आपको दे दी, राइट। वो तो टीसीएस के डिविडेंड केस में पूरी डिविडेंड पे अर्निंग आपकी हो गई, जो कमा रहे सब बांट दी। वो तो एचडीएफसी डिविडेंड बैंक के केस में खाली 50% आपके साथ बटेगा, राइट। तो वो तो दूसरा 50% आपको कहां पे मिलेगा सर? 50% आपके बैंक में जमा होगा, दूसरा 50% भाव में मिलेगा, भाव में मिलेगा ना। प्राइस इंक्रीज होगा। हाँ, आपके वैल्यू में इंक्रीज होगा, वैल्यू। तो आप ये क्यों सोचते हो कि जो बुक वैल्यू में आ रहा है वो मेरा पैसा नहीं है? अगर मालिक भी ये सोचने लगे, सोचो जिनके पास करोड़ों के शेयर है, बोलेंगे यार ये तो वैल्यू में आ रहा है, मेरा क्या, ये तो हम सब का है।
अगर 100 शेयर है, 50 शेयर मालिक के हैं और 50 में दूसरे हम सब है, मालिक के लिए भी वही अर्निंग, वो भी नहीं बोलेगा कि ये तो वैल्यू में मैं क्या करूंगा, मेरे को तो थोड़ी ना मिल रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो वैल्यू में रुपया जा रहा है ये हम सबका है। तो आप ये मत सोचो कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, ये अपना जमा होता जा रहा है और उसकी इफेक्ट आपको भाव में दिख रही है। बराबर सर? अच्छा, ठीक है। तो सर और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो आपने अभी पूछा था पर अब मैं आपको बता नहीं सका। आपने मेरे को अभी एक रिलेशन पूछा था, ई का ग्रोथ के साथ जो रिलेशन था, है ना, अभी हम सबने नहीं देखा, HDFC बैंक 20 का पी 20 का ग्रोथ, तो सब बढ़िया है। यहाँ पे क्या हाल है बताओ मेरे को? ई 80 का और ग्रोथ कितने का है? एवरीबॉडी प्लीज फोकस, ग्रोथ कितने का है? ग्रोथ तो कम है। -23 का है। तो ये दोनों सर बैलेंस होना चाहिए ना। अब ये दोनों बैलेंस कैसे होगा बोलो? सर फिर तो शेयर को टूटना चाहिए। शेयर को टूटना चाहिए, एक कारण है शेयर विल फॉल डाउन, बराबर। पहला एक कारण ये हो सकता है कि शेयर अगर गिरे तो मैच करे। दूसरा क्या हो सकता है इसके अलावा सर? अर्निंग कम आनी चाहिए। अर्निंग बढ़े, सॉरी, हाँ बढ़िया। या अर्निंग बढ़े तो भी मैच हो जाएगा, राइट? तो दो में से कुछ भी होगा, या तो अर्निंग बढ़ेगी या शेयर गिरेगा। क्या आपको कैसे पता चलेगा क्या होने वाला है सर? इसी से अंदाजा लगाने, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, राइट? 9 महीने के नतीजे जो आएंगे उसमें मान लो अर्निंग नहीं बढ़ती है सर, तो क्या होगा? टूटेगा फिर तो तो टूटेगा, बराबर ना, और 2-3 महीना टूटेगा, राइट? तो हमें आखिर में अर्निंग का ग्रोथ तो चाहिए सर। तुम हो 80 के पीई पे, ग्रोथ नहीं है, नहीं चलेगा, राइट? दोनों को मैच करने के लिए हमें अर्निंग का बढ़ना, बढ़ते अर्निंग को देखना जरूरी है, जो प्रोबेबिलिटी है कि हमें मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ बड़ा ही निराला है यार, अच्छा ग्रोथ है। ये नहीं होता ना तो हम विश्वास नहीं रखते सर, राइट सर? राइट। सर एक ये करंट ट्रेंड को लेकर ही क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी जैसे डीमार्ट और डेल्टा कॉर्प का ट्रेंड, करंट ट्रेंड जो हम देख रहे हैं 9 मंथ के हिसाब से, राइट। पूरा, तो सर इनके ये 9 मंथ के हिसाब से तो काफी अच्छा ट्रेंड है। जैसे आप H1 के हिसाब से? नहीं सर, आप डीमार्ट ओपन करिए। अच्छा, डीमार्ट का, ओके ओके, बराबर, अच्छा ट्रेंड है। तो सर और डेल्टा कॉर्प का भी अच्छा है, ठीक है। हाँ। लेकिन सर अभी जो हुआ है इसमें 2 दिन में इन दोनों शेयर में, गिरा हुआ है, वो तो गिरा हुआ है। बराबर है। मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नहीं, पर आपका सर अभी क्वेश्चन अधूरा है, अधूरे नॉलेज पे है। आपने सर ये सब चीजें देखी, उसमें प्रॉब्लम किधर है? आपने खाली करंट ट्रेंड देखा है। मैंने क्या बताया आपको कि आपको पूरे ट्रेंड का पूरा जवाब मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने विप्लव को कहा कि आप क्या करो, पूरे डेटा डाल दो, अपन नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। देखो, अधूरे डेटा पे बात करेंगे कोई फायदा नहीं होगा उसका, राइट? तो इसीलिए ये मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट देखने होते हैं अपने को, ट्रेंड देखने हैं, पर ये ऊपर से पता चलता है। रिजल्ट देखो, मेजर कॉस्ट देखो, ये सारी चीजें बड़े काम है। अच्छा, आप कह रहे हो कि करंट, पहले हमें करंट ट्रेंड देखना है और उसके हाँ। बाद करंट ट्रेंड भी अगर ठीक लगता है और फिर नहीं हमें, सर, ठीक लगे कि ना लगे, रिजल्ट अच्छा, तो देखना ही है हमें, प्रॉब्लम अच्छा, तो नहीं है अंदरूनी, वो भी देखना है, उसके बाद कॉस्ट भी देखनी है, या वहां मेजर पे कॉस्ट देखना है। भी देखना है। यानी ये तीन स्टेप करने हैं हमें, ट्रेंड, यस यस, तीनों स्टेप। चौथा स्टेप सेल्स सेगमेंटेशन, ओके ओके, अलग अलग जगह की, या 4 स्टेप, बराबर सर? ओके, ठीक है सर। अब अब मैं आता हूँ ये निकुंज भाई परीख के हैंड रेस पे। कहिए निकुंज भाई। हाँ, एक पतंजलि का देखो ने। चलो, पतंजलि खुल जा सिम से, किधर गया पतंजलि? सर आप देख नहीं पा रहे थे ना वो हाँ ऐप के बंद होने से? नहीं, मेरे को हाँ। बताया प्रसाद ने। ओके, फिर आपका हो गया काम वीडियो से सर? हाँ, हो गया। ओके ओके,
बताइए सर क्या कह रहे हो यहाँ पे आप? इसमें अपने ये जो ईपीएस में ये -10% आया है। कहाँ पे? ये वाला? हाँ, अच्छा, शॉर्ट टर्म। वो ओके, कहाँ से आया है? एक्चुअली कहाँ से? आपने जो नीचे लिखा, नीचे किया था ना पतंजलि, उसमें से मैंने लिया है ये। ओके, तो मैंने सर ये ट्रेंड में से लिया होगा। ट्रेंड मैंने क्या किया होगा, देखो ग्रोथ देख लिया, पहली बात ग्रोथ तो एकदम हाँ। मस्त है, राइट? हम्म। एडिबल ऑयल में ग्रोथ तो अपने को मिलने ही वाला है निकुंज भाई, राइट? ओके। तो ग्रोथ अपन ने 40% एस्टिमेट किया, चलो इधर 40 लिख दिया। अब प्रॉफिट हम कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे मार्जिन का एस्टिमेट ले लिया 2.23%। मार्जिन कैसा है पतंजलि का सर? मार्जिन थोड़ा डिक्रीज अच्छा है। हो रहा है, हाँ, डिक्रीज हो रहा है increase ना? ये डिक्रीज देखो 3.5% से 2.23%। हम्म। इसका मतलब ये कि इनके मार्जिन टूट रहे हैं, और कारण है वर्ल्ड वाइड एडिबल ऑयल, राइट? दुनिया भर के कंपनियों के मार्जिन यहाँ पे अफेक्टेड, राइट? हम्म। यहाँ पे जो इनका जो रॉ मटेरियल होता है ना सर, जिसमें से ऑयल निकालते हैं, राइट, अच्छा। उनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसकी इफेक्ट अपने को डोमेस्टिकली आ रही है, राइट? तो हम प्रिपेयर है, इनके प्रॉफिट अच्छे आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आए। दूसरी चीज हेवल जैसा यहाँ पे धंधे कैसे इनके, बढ़िया है। एकदम जोरदार, मतलब बिजनेस में कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, चिंता है हमें एक शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, शॉर्ट टर्म 40%, फिर मैं सीधा आ गया यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, राइट? तो 2.30%, इससे मेरा ये ग्रोथ निकल गया 3% का, देखो -3%। तो ऐसे मेरा आया 3% का प्रॉफिट टूट के आएगा इसमें, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -3%। आप बोल सकते हो पीयूष भाई अभी तो ये माइनस नहीं है प्लस है, हमने कैसे सोच लिया माइनस आएगा? देखो एडवांस में पता चल जाता है, मार्जिन गिर के आएंगे मतलब समझ ही लेना प्रॉफिट गिर के ही आने वाला है। अच्छा। तो पहले से प्रिपेयर रहो। ईपीएस इधर कितना आना चाहिए सर? -3 आना चाहिए, -10, बराबर ना? तो मैं -3 कर देता हूँ। अब ये हुआ आपका पूरा एनालिसिस 779, और देखने दो ये 26 सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस साल सर पतंजलि में आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है? नहीं बढ़ने वाला है, तो पतंजलि सर करेक्शन में रहेगा। हाँ। करेक्शन में रहेगा, पर हमें चिंता नहीं करनी, एसआईपी करते जाओ, माल लेते जाओ, क्योंकि अंदर से माल जबरदस्त बिक रहा है, धंधा बहुत अच्छा है। जैसे इन्फ्लेशन गिरेंगे रॉकेट, ओके। राइट सर? हाँ, लेकिन इसका ये फेयर वैल्यू 223 आ रहा है। अरे एक ही मिनट, 223। अच्छा सर, इसका देखो ये प्रॉब्लम है यहाँ, हमने 8 रुपए का इसका इंट्रिंसिक पी लिया हुआ है, कितने का? 8 का। अब ये 8 का इंट्रिंसिक पी हमने किसके बेस पे लिया हुआ है? इनकी हिस्ट्री के बेस पे ऊपर, इतिहास देख, बराबर? पर ये इतिहास इनका है क्या? नहीं, रुचि सोया का है। हाँ, ये तो रुचि सोया का है। तो रुचि सोया जो डेप्थ में डूबी हुई कंपनी थी, जो अपने कर्जदारों को पैसा नहीं दे पा रही थी, उसको खाली 8 का पी मिलता था। अच्छा। अब जब से ये पतंजलि के हाथ में आई, आप देखो उसको 8 का पी मिल रहा है। यहाँ नीचे शायद एवरेज में दिखेगा कितना पी है सर? 36। तो अभी इनको अच्छे पी मिलेंगे, 36 का पी इनको मिलना चाहिए। क्यों? ग्रोथ कितना है सर? 40%। तो मतलब 40% का ग्रोथ मिलने वाला है सर आप। अगर आपको बढ़िया ग्रोथ मिलने वाला है तो पी भी तो बढ़िया रहेगा। ये ऑटोमेटिकली, मैं नहीं कहता आप 40 डालो, पर कम से कम 20 तो रखना चाहिए। 20 से कम पी तो इसको मिलने ही नहीं वाला सर कभी, राइट? ओके। डन, बोलो क्वेरी कोई इसमें और एक इंडिगो में है। ओके, एक ही मिनट है, मेरे को खाली ये देख लेने दो। आपने धंधा खर्चा थोड़ा बढ़ के आया, क्लियर हो गया, कौन मेरा प्रॉफिट खा गया? तो सर मेन कौन है इनका मेजर कॉस्ट? मटेरियल, बराबर कि नहीं सर? तो मटेरियल इनका क्या होता है, किसमें से तेल निकालते हैं सर ये लोग? कमोडिटी,
कुछ ना कुछ कॉमोडिटी होती है जिसमें से तेल निकालते हैं। ओके अभी दुनिया भर में ये जो ट्रेड डिसरप्शन हुआ है युद्ध की वजह से, उसमें कॉमोडिटी को तो बहुत मार पड़ी, क्योंकि जो कंट्री से कॉमोडिटी आता था वो कंट्री के माल नहीं ले पा रहे, राइट। तो वो जब डिमांड होती है पर माल नहीं मिलता है तो उसका भाव बढ़ जाता है, जो इफेक्ट हम देख रहे हैं। तो अभी कॉमोडिटी के दाम बढ़े, देखो इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, राइट। अभी इसमें सर फाइनेंस ज्यादा नहीं है, पर मान लो यही सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी है निकुंज भाई, हाँ। जो 196 करोड़ नहीं 500 करोड़ इंटरेस्ट पे करती है, उसके मार्जिन क्या हो जाएंगे? मार्जिन 223। लॉस में आ जाएगी वो कंपनी। अगर इससे डबल उनको ब्याज में भरना पड़ता है पैसा, देखो हर जगह से मार पड़ेगी, उनको ब्याज भी बढ़ जाएगा इंटरेस्ट बढ़ने से, खर्चे भी बढ़ जाते हैं रॉ मटेरियल बढ़ने से, तो कंपनी हर तरह से घिर जाती है। और ऐसी कंपनियों को बहुत मार पड़ती है, हम देखते हैं ना 100 रुपए वाली कंपनियां 10-10 रुपया आ जाती है। हाँ हाँ इसीलिए वो घटिया कंपनियों से दूर रहने का, नहीं कमाएंगे चलेगा पर फंसना नहीं, बराबर सर? श्योर श्योर। ओके, तो मैं इधर से निकल के इंडिगो में आ गया अभी। हाँ क्या बताइए सर? इंडिगो में ये एस्टिमेट प्रॉफिट और ईपीएस में नहीं आ रहा है। हाँ ये तो बहुत मुश्किल है सर, नहीं आएगा क्योंकि इंडिगो कौन से सेक्टर की कंपनी है? वो डेल्टा कॉर्प जैसा है। कौन सा अच्छा। सेक्टर हुआ है? सेक्टर ये कौन सा हुआ? एयरलाइन, मतलब टच एयरलाइन। इंटेंसिव सेक्टर, जो पूरा फंसा हुआ है, बराबर ना? तो अच्छा। इंडिगो में पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा पता है सर? ये धंधा डालोगे ना तो ये ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। अभी अच्छा। आपको ग्रोथ कितना आ रहा है? 60%। ये गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से है। अच्छा। पर आपको क्यों नहीं दिख रही है यहाँ पे? क्योंकि कोविड उसको प्रॉब्लम कर गया। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? प्री कोविड डेटा लेने पड़ेंगे, अच्छा। राइट? ओके। बराबर, प्रयास करना, थोड़ा इस प्री पे काम कोविड कर लो, प्री कोविड के बाकी हम डेटा इस से पे ही और आ आगे जाएगा। काम करेंगे, बराबर सर? ओके और एक मिंडा इंडस्ट्री से। ओके, चलो मिंडा भी देख लेते हैं, किधर गए मिंडा? एक मिनट। हाँ। मिंडा इंडस्ट्री बड़ी अच्छी कंपनी है ऑटो एंसिलरी की, राइट। ये आपका लॉन्ग टर्म डेटा बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल कंसिस्टेंट है, पर पिछले साल जबरदस्त मार पड़ी थी, हाँ। बराबर ना? मार्जिन पिछले साल टूटे थे, खाली एक क्वार्टर इन्फ्लेशन बढ़ा और इनके मार्जिन टूटे, राइट। अभी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर, कोविड का इसका कोई लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा, राइट। अब चलो हम करंट ट्रेंड देख लेते हैं, कैसी है सर ट्रेंड? ट्रेंड बढ़िया है। देखो पिछले साल की बहुत बुरी थी, है ना? पर अगेन ट्रेंड कैसी हो गई? मार्जिन इनके सुधर रहे हैं। हाँ। तो होगा इन्फ्लेशन, लेकिन इन पे इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं, है ना? इनके मार्जिन सुधरते आ रहे हैं। तो अभी हम क्या उम्मीद रखेंगे इस साल? 40%, देखो 60, 45, यहाँ पे कम से कम 35 तो होना चाहिए सर, ओके। राइट? कर दूं 35? हाँ 35 कर दो। 35, राइट। अभी अपने को 9 मंथ के रिजल्ट आएंगे तो और गाइडेंस मिलेगा, और मार्जिन आपने सही लिया है 6%, राइट। ओके, अभी क्या है आपका शॉर्ट टर्म? 35%। अब क्या करने का सर? हाँ ये हाँ, 2000 हाँ ऊपर 2035 का नहीं आ रहा है। नहीं, पर यहाँ 2023 का ही नहीं लिखा इसलिए सर, ये डेटा बाकी ना आपका 2023 का, हाँ ये बाकी है। तो ये डाल दो, क्योंकि 2035-30 इनका बेस क्या है? 2023, ओके। राइट सर? ओके। कर लीजिएगा इतना काम इसका, अपन इस पे नेक्स्ट भी बातचीत करेंगे, बराबर है सर? ठीक है। या ओके, और मैं वापस से यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ 946। ओके, अभी भी एक हैंड रेस है, चलो अपन हैंड रेस देख लेते हैं। सचिन कुलकर्णी, बताइए सचिन भाई।
पीयूष सर, दो क्वेश्चंस है। मतलब एक तो आपने शायद पहले मुझे बताया होगा या मुझे याद नहीं। कोई प्रॉफिट दिक्कत नहीं, दोनों पूछो। प्रॉफिट और मार्जिन हाँ, डिफरेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो प्रॉफिट क्या है, जो हमारी जेब में आता है, राइट। आपकी कंपनी ने 100 करोड़ का धंधा किया सचिन भाई, राइट, और 10 करोड़ आपकी जेब में आए, तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 10 10 करोड़। करोड़, राइट। लेकिन मार्जिन कितना हुआ? मार्जिन प्रॉफिट और धंधे का डिवाइड करके निकलता है कि भी मैंने 100 करोड़ का धंधा किया, 10 करोड़ जेब में आए, तो ये कितना मार्जिन हुआ? 10% हुआ ना, 10% हुआ, हाँ। राइट। अब यही अच्छा। उदाहरण आप अलग प्रकार से, आपकी अच्छा, कंपनी 100 मतलब नहीं, आप बोल रहे हो, सॉरी, आप हाँ बोल रहे हो हाँ, कि प्रॉफिट मतलब वैल्यू हुआ और मार्जिन या मतलब परसेंट में हुआ, वैसे। मार्जिन मतलब रेशियो हुआ सर, वो हाँ रेशियो हाँ, है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, बराबर है, क्लियर? समझ गया। करेक्ट, समझ गया। दूसरा दूसरा सवाल। क्वेश्चन, दूसरा सवाल ये है सर, आपने बताया कि जैसे एचडीएफसी का और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने वाला है, ठीक है? राइट राइट। तो व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट? मतलब ऐसे केसेस में जब भी मर्जर होता है, अपने को पता है, तो व्हाट वुड बी राइट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ टू एक्यूमुलेट, कि हम लोग पहले ले या फिर बाद में ले, या कैसे, मतलब? सर देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले लो बाद में लो, क्योंकि देखो वैल्यू वही रहने वाली, हाँ, राइट। अभी आपके पास मान लो एचडीएफसी बैंक है, फॉर एग्जांपल, मैं हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। हमारे पास अभी तक हम लोग एचडीएफसी बैंक में करीबन 5% रुपया डालते थे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक लार्जेस्ट बैंक है, सबसे करेक्ट अच्छी बैंक है, तो बैंक ग्रोइंग होने से हम 5% डालते हैं। दूसरा, हम हाउसिंग फाइनेंस में भी पैसा डालते हैं कि करेक्ट चलो एक हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, तो राइट, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कौन है हाउसिंग फाइनेंस? एचडीएफसी, एचडीएफसी। तो हम हाउसिंग फाइनेंस में 2 या 3% पैसा इन्वेस्ट करते थे, ये थी हमारी अभी तक की स्ट्रेटेजी। मतलब हमारे करेक्ट, पोर्टफोलियो में दोनों कंपनियां हुआ करती थी, राइट। बराबर, एचडीएफसी ने आके वन गुड डे बोला कि भाई अभी ये दोनों को हम एक कर देंगे, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों एक हो जाएगी, राइट। और राइट, आपको शेयर मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के, मतलब जिनके पास एचडीएफसी है उनके पास भी एचडीएफसी बैंक आ जाएगी। तो ये करेक्ट, प्रोसेस में हमने डाल दिया है, अंदाजे से जून महीने के आसपास ये हो जाएगा पूरा काम अगले साल के, राइट। तो भी हमको पता है कि अभी दोनों एक हो रहा है, मैं एचडीएफसी लूं या एचडीएफसी बैंक लूं, फर्क कोई नहीं पड़ता है। एचडीएफसी लूंगा तो भी क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो वही रहने वाला है, राइट। प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अभी इनका जो भाव है वो अभी इनके करंट नतीजों के हिसाब से है, करेक्ट, मर्जर के बाद भी वही रहेगा, जैसे नतीजे आते जाएंगे चलता जाएगा, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अभी भी ले सकते हो, पर अभी लेने में क्या लेना चाहिए, जो रियल में मिलने वाले हैं शेयर आपको एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के। हाँ, क्योंकि फिर वो जफा नहीं ना सर, अभी आप लोग एचडीएफसी बन जाएंगे करेक्ट, एचडीएफसी बैंक, तो क्या करें, क्या फर्क, हाँ, बात तो बराबर, एक ही हुई अपने लिए, राइट। करेक्ट करेक्ट। इसमें बहुत कोई डिफरेंस नहीं है सर। बट मर्जर के बाद में उसका प्राइस कम होगा, या मतलब ऐसा ऐसे, कुछ मतलब भी वो नहीं सर, कम नहीं, मैं नहीं। बोलूंगा कि वो वैल्यू, मतलब एचडीएफसी का कम हम्म है और एचडीएफसी बैंक का ज्यादा है, तो बेस्ड हम्म ऑन लाइक फॉर एग्जांपल 10 रुपए एचडीएफसी बैंक का है और 5 रुपए इसका है, तो वो एवरेज वैल्यू ऐसे होके आता है, या कैसे रहता है जनरली? नहीं, वो आपके शेयर के हिसाब से एडजस्ट होके आएगा, राइट। तो अभी अगर हम ले रहे हैं ना या बाद में ले रहे हैं, हमको प्राइस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी ले रहे हैं तो अकेला एचडीएफसी आ रहा है, तो उसकी करेक्ट। वैल्यू आ रही। हम मर्जर के बाद ले रहे हैं तो क्या आएगा इसमें, दोनों आ जाएगा, राइट। तो उस समय उसका प्राइस दोनों के हिसाब से होगा। सो मतलब वो 7 रुपीज आ जाएगा वैसे प्राइस उस वक्त? 7 रुपीज नहीं। मतलब सर? सर मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल 10 ओके रुपया है ओके, राइट, और बराबर है। एचडीएफसी मैंने सर बैंक इसका 5 है ना, रुपया है, तो 7 रुपीज मैंने ऐसा इसका है। एक एकदम प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है एक्सेड गिनती के साथ, कि ओके, कंप्लीट प्री मर्जर पोस्ट मर्जर कट टू कट क्या होगा। तो वो परफेक्ट, देखोगे ना तो ठीक है, थोड़ा मैं कुछ चीजें आपको शॉर्ट में नहीं हाँ समझा हाँ, सकूंगा अभी, इसलिए, ठीक है, है ना। चलेगा। वो वीडियो एक देख लेना, एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगी। मैंने
टाटा के मर्जर पे भी वीडियो भी बनाया हुआ था, सारी टाटा की कंपनियां मर्ज हो रही थी ओके स्टील में, मेटल में, तो ओके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, राइट सर? परफेक्ट, चलेगा, डन Yeah. डन सर, डन, तो थैंक सर यू। आपने अपने फंड में क्या करा, ये दोनों आपके पास पड़े हुए थे तो? या अभी हमने क्या किया, अभी हमने एचडीएफसी हाँ। बैंक अभी हम 7% रखते हैं। नहीं, जो एचडीएफसी थे उसका क्या करा, वो बेच दिए? देखो एचडीएफसी बैंक है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट क्या हो जाने वाले, बैंक वो तो अपने को एचडीएफसी बैंक मिल जाने वाला है, राइट? तो अगर एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी दोनों है, तो अपने को तो दोनों मिलके एचडीएफसी बैंक होने ही वाला है। तो हम अभी से यही समझ रहे हैं कि हमारे पास एचडीएफसी है ही नहीं, है? ये जो एचडीएफसी है वो हमारे पास एचडीएफसी बैंक, यही समझ के चलो आप। यानी आपने बेचे नहीं एचडीएफसी? हाँ, तो आपको गिनती करनी होगी, मान लो आपके पास 30 है, तो क्या करना पड़ेगा? 42। 30 शेयर है एचडीएफसी के, फिर 5 तो बेचने पड़ेंगे आपको, क्यों? क्योंकि 25 शेयर पे आपको मिलने वाला है ना 42 शेयर। और अगर मेरे 5 पास शेयर का क्या होगा, उसका कैश आ जाएगा। और इससे अच्छा। कम हो तो? क्या सर? और इससे 25 से कम हो तो? तो फिर आपको कैश ही आएगा वापस, तो बेच ही दो सर, उसको बेच के एचडीएफसी बैंक ले लो। ओके। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर मेरे पास हम्म। अगर 25 से ज्यादा पड़े हुए हैं एचडीएफसी के, हाँ तो हाँ मैं उसमें से 5 बेच दूं? ये आप कैसे फॉर्मूला लगाया आपने, 5 बेच दें? सर, सीधी बात है, आपको 25 पे 42 शेयर मिलेंगे। अच्छा, यानी हमने 25 25 रखने हैं अपने पास, हाँ, ये फिर कह अभी रहे हो? 30 है तो क्या होगा, आपको 42 ही मिलने वाले हैं। और ये कैश अगर नहीं बेचे तो कैश कैसे आएगा ये? आपको डिपोजिट, आपको आईपीओ नहीं लगता तो क्या होता है, बैंक में कैसे पैसे आ जाते हैं, वैसे ही इसका पैसा आ जाएगा, 5 शेयर का आपको क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये होगा। अभी तो पैसे का क्या करेंगे? आप ये कह रहे हो कि 5 बेच दूं, और हाँ यानी जितने भी हैं उसमें से वो बेच के 5 रख लूं अपने पास? हाँ, देखो वो टाइम पे क्या भाव होना, क्या वो टेंशन लेने का, इससे तो अभी हम वो पैसे को इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब कुछ अच्छा खरीद पाएंगे। अच्छा अच्छा, बराबर। यानी पूरे तेरा एग्जिट नहीं होना है एचडीएफसी में से? नहीं नहीं नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी सर। तो मल्टीपल्स ऑफ 25 में हमको रखने हैं और बाद में वो जो हाँ बचता है उसको बेच देना है। क्लियर सर, एकदम ऐसा ही करने अच्छा का। अच्छा, यानी सर अगर 50 से ज्यादा है तो क्या कहते हैं, मान लो 60 है तो 10 बेच दस देने, बेच दो। 10 बेच 50 दो। रखने हैं तो 84 आ जाएंगे। हाँ अच्छा, बराबर है। ठीक। सर लेकिन अभी अगर हम जाके फिर से सिर्फ एचडीएफसी, मान लीजिए हाँ 25 नहीं है, मान लीजिए 20 है, तो 5 और लेके एचडीएफसी कर में सकते हो इन्वेस्ट ना सर, करके कर और सकते फिर हो। वो 42 मिल जाएंगे हमको हाँ, लेकिन आपको वो एक्स डेट देखनी पड़ेगी इनकी, वैल्यू। हाँ करेक्ट। राइट, कि कौन सी डेट को इन्होंने कंसीडर किया है। मैं अभी भूल गया, वो डेट मेरे को याद नहीं है, वो ठीक डेट है को वो देख कंसीडर लेंगे। करके हाँ ही करने का काम। करेक्ट करेक्ट, यस, या ओके सर। ओके, थैंक यू। या ग्रेट। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, देखो लास्ट वीक तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेकार गया, मेहनत हुई खाली, बराबर है, पर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला होगा हमारी गलती की वजह से। तो अभी ये वीक हम सब लोग मिलके क्या करेंगे, ये एपिसोड भी थोड़ा हम सब लोग देख लेंगे, राइट, ज्यादा वीडियो नहीं है। और नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे कि बड़े निवेशक क्या करते हैं। मेजर कॉस्ट देखा, सेगमेंट देखा, अब बड़े निवेशक क्या करते हैं, कहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं, उन्होंने एचडीएफसी बैंक लिया वो कब बेचेंगे, उन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील लिया कब बेचेंगे, राइट, वो कैसे पोजीशन बनाते हैं, कैसे पोजीशन निकलती है। तो नेक्स्ट वीक भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपना चैप्टर रहेगा, ये दोनों को इंक्लूड करके पढ़िएगा, 9 एंड 10, ये दोनों की हम डिटेल में बात नेक्स्ट वीक करेंगे। ऑल राइट सबको, राइट, तो अभी मिलेंगे अगेन अगले बुधवार को, पर लर्निंग कल से हमारी और शुरू कर दें, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो प्रज्ञेश भाई।